नमस्ते, मैं हूं किशोर रजवानी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। 100 बात की एक बात में आज पेंशन सुधार बिल के मुद्दे पर पेरिस जल गया। पाकिस्तान पर आईएमएफ से लोन लेने के लिए परमाणु बम के सौदे का शक है। चीन के वैज्ञानिकों ने दावा किया कि किम जोंग उन अपनी मिसाइल से आधे घंटे में अमेरिका को तबाह कर देंगे। और थाईलैंड में 5 लाख लोगों पर कैंसर का खतरा मंडराने लगा। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, फ्रांस की राजधानी पेरिस जल गई है। वहां पेंशन सुधार बिल के विरोध में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। उन्होंने आगजनी और पथराव किया क्योंकि फ्रांस की मैक्रोन सरकार ने रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर 62 से 64 साल करने का फैसला किया और तय किया कि पूरी पेंशन लेने के लिए लोगों को 43 साल काम करना होगा, जबकि पहले यह समय 42 साल था। फ्रांस के ऊपरी सदन में वहां की प्रधानमंत्री ने संवैधानिक ताकत का इस्तेमाल करते हुए बिना वोटिंग के ही बिल पास भी करवा दिया, जिसके बाद फ्रांस जल उठा क्योंकि विरोध करने वाले लोगों का कहना है कि इस बिल की वजह से उन्हें ज्यादा काम करना होगा और उनकी समय से पहले मौत हो सकती है। इसी वजह से फ्रांस की राजधानी पेरिस जल गई। वहां 10 साल में सबसे उग्र प्रदर्शन हुआ, जिसमें हजारों लोग पेरिस की सड़कों पर उतर आए। उन्होंने रिटायरमेंट की उम्र 64 साल किए जाने के खिलाफ गुस्सा दिखाया। शुरू में यह प्रदर्शन सिर्फ नारेबाजी तक था, लेकिन बाद में नौबत आगजनी और पथराव की आ गई और पेरिस जल गया। मैक्रोन सरकार के नए पेंशन सुधार बिल ने दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में एक पेरिस की सूरत बिगाड़ कर रख दी। 7,000 से ज्यादा लोग सड़कों पर उतर आए। उन्होंने सड़कों पर खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी, पुलिस पर पथराव कर दिया। मतलब पेरिस प्रदर्शन की आग में जल गया। प्रदर्शन में शामिल लोग न पुलिस से डरे न सरकार से। कुछ लोगों ने सुरक्षा बल के ठीक सामने खड़े होकर बैरिकेड खींचने की कोशिश की और उनकी आंखों में आंखें डालकर चुनौती देते नजर आए। ये लोग न आंसू गैस से पीछे हटे न सैकड़ों पुलिस कर्मियों को देखकर, क्योंकि वो मैक्रोन सरकार के नए पेंशन सुधार बिल के खिलाफ अपना गुस्सा दिखा रहे थे। हजारों की संख्या में जब प्रदर्शनकारी फ्रांस की संसद के सामने इकट्ठा हुए तो सुरक्षा बल के लिए उन्हें संभालना मुश्किल हो गया, क्योंकि प्रदर्शन करने वालों की संख्या हजारों में थी और सुरक्षा बल सैकड़ों में। ऊपर से प्रदर्शनकारी मरने या मारने पर उतारू दिखे। उन्हें देखकर लगा कि उन्हें अपनी जान की परवाह नहीं है, क्योंकि फ्रांस की संसद ने जैसे ही पेंशन बिल पास किया, प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर था कि ऊपरी सदन में यह बिल बिना वोटिंग के ही पास करवा लिया गया, जिसका विपक्ष ने सदन के अंदर और जनता ने सदन के बाहर विरोध किया। Why did they not put it to vote for this reform? I'm ashamed of them. सुबह से शुरू हुआ प्रदर्शन रात भर चलता रहा, क्योंकि फ्रांस के हजारों लोगों को लगता है कि इस बिल की वजह से उनकी उम्र घट जाएगी, क्योंकि इस नए बिल के तहत रिटायर होने की उम्र को 62 से बढ़ाकर 64 साल कर दिया गया। इसके अलावा 2027 के बाद लोगों को पूरी पेंशन लेने के लिए कुल 43 साल काम करना होगा, जबकि इससे पहले उन्हें पूरी पेंशन लेने के लिए 42 साल काम करना पड़ता था। फ्रांस की मैक्रोन सरकार का कहना है कि नए कानून से अगले 60 साल में रोजगार बढ़ेगा और वहां की 30% गरीब आबादी की पेंशन में 2.5 से 5% की बढ़ोतरी होगी। और यही दलील देते हुए मैक्रोन सरकार ने 11 मार्च को यह बिल निचले सदन में पास करवा लिया था, लेकिन ऊपरी सदन में यह बिल पास करवाने के लिए प्रधानमंत्री ने आर्टिकल 49(3) का इस्तेमाल किया, क्योंकि इसके तहत बहुमत नहीं होने पर सरकार के पास बिना वोटिंग के बिल पास कराने का अधिकार होता है। फ्रांस की पीएम ने इसी अधिकार का इस्तेमाल किया, जिससे विपक्ष की बिल को लटकाने की कोशिश को झटका लग गया और सदन के अंदर से बाहर तक विरोध शुरू हो गया। फ्रांस के हजारों लोग सरकार की किसी दलील को नहीं मान रहे। उनका कहना है कि रिटायरमेंट की उम्र बढ़ने से उन्हें लंबे समय तक काम करना होगा, जिससे उनकी उम्र घटेगी। बिल का विरोध करने वाले लोगों का कहना है कि सबसे बुरा असर सफाई कर्मियों पर पड़ेगा, जिनमें कचरा उठाने वाले और सीवर साफ करने वाले लोग शामिल हैं, क्योंकि ये लोग दिन में करीब 4 से 5 घंटे तक साफ सफाई का काम करते हैं। सीवर की सफाई करने वाले तो कई घंटों तक ऐसी गैसों के संपर्क में आते हैं जो उनके बीमार होने का चांस बढ़ा देती हैं। और अगर इन लोगों की रिटायर होने की उम्र 2 साल बढ़ा दी गई तो फिर तो उन्हें ऐसी खतरनाक बीमारी हो सकती है कि वो जिंदा ही नहीं रहेंगे। यानी प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लोग जिंदा ही नहीं रहेंगे तो 43 साल तक काम करके सरकार से पेंशन क्या लेंगे। फ्रांस में सफाई करने वाले 57 साल की उम्र में रिटायर होते हैं और सीवर साफ करने वाले 52 साल की उम्र में। नए बिल के तहत दोनों की रिटायरमेंट की उम्र 2 साल बढ़ जाएगी। और बिल का विरोध करने वालों ने दलील दी कि नए कानून से सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों का नुकसान होने वाला है, क्योंकि ज्यादा समय तक काम करने की वजह से उनके बीमार होने का चांस बढ़ सकता है। जबकि सरकार का कहना है कि फ्रांस में काम करने वालों और रिटायर होने वाले लोगों के बीच का अनुपात तेजी से कम हो रहा है, जिसे देखते हुए रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने पर फैसला किया गया, क्योंकि पिछले कुछ सालों में यूरोप के कई देशों ने रिटायर होने की उम्र बढ़ाई है। इटली और जर्मनी में रिटायरमेंट की उम्र 67 साल है, स्पेन में ये 65 साल है, जबकि ब्रिटेन में रिटायरमेंट की उम्र 66 साल है और अब फ्रांस भी इन देशों के नक्शे कदम पर चल पड़ा है। लेकिन इस चक्कर में पेरिस समेत फ्रांस के करीब 200 शहर सुलग उठे। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जर्मनी ने इजरायल को यह भरोसा दिलाया है कि वो उसके साथ मिलकर ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकेगा।
इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जर्मनी के दौरे पर पहुंचे थे, जहां दोनों देशों के बीच ईरान के बढ़ते खतरे पर बात हुई। क्योंकि कई बार इस तरह की खबरें आई कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है। कुछ रोज पहले ही अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने इजरायल को खौफ से भर देने वाला दावा किया था। तब पेंटागन ने कहा था कि ईरान 12 दिन में ही परमाणु बम बना लेगा, जिसके बाद इजरायल की भी नींद उड़ गई, क्योंकि ईरान और इजरायल के बीच की दुश्मनी वक्त गुजरने के साथ बढ़ती जा रही है। ऐसे में ईरान के हाथ परमाणु बम लगना इजरायल के लिए मौत का फरमान साबित हो सकता है। यही वजह है कि इजरायल किसी भी कीमत पर ईरान को रोकने में जुटा है और इस मुहिम में अब उसके साथ जर्मनी भी खड़ा हो गया है। क्योंकि इन दिनों ईरान और जर्मनी के बीच भी तनाव चरम पर है। जर्मनी ईरान पर इतना भड़का हुआ है कि वो उसे फूटी आंख भी देखना नहीं चाहता। पिछले महीने ही ईरान में जर्मनी की नागरिकता ले चुके एक आदमी को मौत की सजा सुनाई गई थी, जिसे ईरान में 2008 में हुए एक मस्जिद में बम विस्फोट का जिम्मेदार बताया जा रहा है। लेकिन जर्मनी ने ईरान के इस कदम का सख्त विरोध किया। जर्मनी ने आरोप लगाया कि उसके नागरिक को जानबूझकर निशाना बनाया गया। वहीं ईरान ने भी जर्मनी पर पलटवार करते हुए दावा किया कि उसके यहां हुए हिजाब विरोधी प्रदर्शनों के पीछे जर्मनी का भी हाथ है। ईरान के इस आरोप पर जर्मनी बुरी तरह भड़क गया। इसके बाद ईरान जब रूस के साथ खड़ा हुआ तो जर्मनी का पारा ही चढ़ गया। उसने साफ कह दिया कि ईरान के हाथ परमाणु बम लगा तो सिर्फ इजरायल ही नहीं बल्कि यूरोप और पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि वो रूस जैसे हमलावर का खुलकर साथ दे रहा है, जिसे रोकने के लिए अमेरिका समेत यूरोप के देश पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। लेकिन ईरान की मदद से रूस को ऐसे घातक हथियार मिल रहे हैं जो यूक्रेन में तबाही मचा रहे हैं। इसी वजह से जर्मनी ने भी ठान लिया कि वो ईरान को परमाणु बम बनाने नहीं देगा। और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने खुद बेंजामिन नेतन्याहू को यह भरोसा दिलाया। उन्होंने जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे नेतन्याहू से मुलाकात की। खबर के मुताबिक दोनों के बीच हुई बातचीत में ईरान पर बेहद गंभीर चर्चा हुई, जिसमें जर्मनी ने ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए इजरायल का पूरा साथ देने का वादा किया। जर्मनी के इस भरोसे के बाद नेतन्याहू ने भी एक बार फिर अपनी कसम दोहराई। Everything necessary to prevent Iran from obtaining nuclear weapons. इजरायल दुनिया के कई देशों को ईरान के खिलाफ एक मंच पर लाने में जुटा है और इसके लिए वो ईरान के परमाणु बम के खतरे से दुनिया को बार बार आगाह कर रहा है। हालांकि ईरान उसके आरोपों को नकारता रहा है। इधर दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की रिमांड 5 दिन बढ़ गई। उन्हें आबकारी घोटाला मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था और 7 दिन की रिमांड खत्म होने पर मनीष सिसोदिया को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां ईडी की दलील सुनने के बाद अदालत ने उनकी हिरासत 5 दिन और बढ़ा दी। सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट को बताया कि सिसोदिया से की गई पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। अब उनसे दूसरे आरोपियों के सामने बिठाकर पूछताछ होगी। इस बीच दिल्ली में मनीष सिसोदिया का सरकारी बंगला नई शिक्षा मंत्री आतिशी को देने पर सियासी घमासान मच गया। सिसोदिया दिल्ली आबकारी घोटाले में आरोपी हैं और उन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद उनका सरकारी बंगला नई शिक्षा मंत्री आतिशी को दे दिया गया, जिस पर बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घेर लिया। तो अरविंद केजरीवाल को इतनी जल्दी क्या है अपने आप से पिंड छुड़ाने की मनीष सिसोदिया से? हालांकि आम आदमी पार्टी ने इस फैसले का बचाव किया। वो तो एक कानूनी प्रक्रिया होती है। दिल्ली आबकारी घोटाले में आरोपी मनीष सिसोदिया 26 फरवरी से जेल में बंद है। उधर यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि उसने अपनी सेना के अंदर चीन में बना ड्रोन मार गिराया है, जिसकी तस्वीरें भी जारी की गई। यूक्रेन ने दावा किया कि जो ड्रोन उसने मारा वो चीन की कंपनी ने बनाया था और वो यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में मंडरा रहा था, जिसमें करीब 20 किलो का बम था और यूक्रेन के सैनिकों ने उसे AK-47 से मार गिराया। यूक्रेन की सेना ने ड्रोन की तस्वीरें भी जारी की और दावा किया कि ये ड्रोन चीन की कंपनी ने बनाया, जिसके बाद चीन की कंपनी ने भी इस बात की पुष्टि की और माना कि वो ड्रोन उसी ने बनाया था। यही नहीं, उसने जंग के दौरान उसके ड्रोन के इस्तेमाल की निंदा भी की। यूक्रेन की सेना ने भी बताया कि वुगिन 5 नाम का ये ड्रोन जंग में इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन उसमें कुछ बदलाव किया गया और फिर विस्फोटक के साथ उसे यूक्रेन भेजा गया, जो रात के करीब 2 बजे बहुत कम ऊंचाई पर उड़ रहा था और यूक्रेन के एक सैनिक ने उसे देख लिया था। चीन के मुगिन 5 ड्रोन को अलीबाबा ड्रोन के नाम से भी जाना जाता है, जिसे ऑनलाइन $15,000 में यानी भारतीय रुपयों में करीब 12 लाख रुपए में खरीदा जा सकता है। हालांकि यूक्रेन की सेना ने औपचारिक तौर पर यह नहीं कहा कि ड्रोन रूस ने भेजा था, लेकिन माना जा रहा है कि उसका इशारा उसी ओर था और चीन की कंपनी का नाम लेकर वो ये बताना चाहता है कि यूक्रेन जंग में चीन की एंट्री हो गई है। जबकि चीन की कंपनी इस घटना की निंदा कर चुकी है, लेकिन एक छोटे से ड्रोन ने यूक्रेन जंग में एक नया मोड़ आने का संकेत दिया है, क्योंकि 2 दिन पहले ही रूस ने काला सागर के ऊपर मंडरा रहा एक ड्रोन मार गिराया था, जिसके बाद रूस ने यह दावा किया कि वो ड्रोन MQ-9 रीपर ड्रोन था, जिसे अमेरिका ने बनाया था। यानी यूक्रेन में चीन का ड्रोन आया और रूस की समुद्री सीमा में अमेरिका का। यही नहीं, इस सारी उथल पुथल के बीच शी जिनपिंग रूस पहुंचने वाले हैं और उनके इस दौरे पर अमेरिका गिद्ध की तरह नजरें गड़ाए बैठा है। वहीं यूक्रेन जंग के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अगले हफ्ते रूस के दौरे पर मॉस्को जाने वाले हैं।
1 साल से ज्यादा वक्त से चल रही जंग के बीच यह पहला मौका है जब शी जिनपिंग पुतिन से मिलने खुद रूस पहुंचने वाले हैं। वो 20 से 22 मार्च तक रूस में रहेंगे। शी जिनपिंग के रूस दौरे की पुष्टि चीन के विदेश मंत्रालय ने की है, जिसके बाद पूरी दुनिया की नजरें उनके मॉस्को दौरे पर टिक गईं, क्योंकि अमेरिका समेत यूरोप के देशों ने पुतिन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। यूक्रेन पर हमले के बाद से ही पुतिन पश्चिमी देशों की आंख की किरकिरी बन गए हैं। युद्ध में यूक्रेन का हमदर्द बनकर खड़े पश्चिमी देश पुतिन को विलन साबित करने में जुटे हैं। उनकी पूरी कोशिश है कि वो जंग में किसी भी तरह पुतिन को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दे, लेकिन अब तक ऐसा हुआ नहीं। ऊपर से पुतिन के जिगरी माने जाने वाले शी जिनपिंग अब खुद मॉस्को पहुंचने वाले हैं और कहा जा रहा है कि अपने रूस दौरे पर वो कुछ ऐसा करेंगे जिससे अमेरिका समेत उनके दुश्मन देशों के सीने पर सांप लौट जाएगा। क्योंकि अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक शी जिनपिंग रूस और यूक्रेन की जंग को खत्म करवाने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ रोज पहले ही उन्होंने 2 दुश्मन देशों सऊदी अरब और ईरान के बीच भी सुलह करवाई थी। और अब द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक वो रूस और यूक्रेन के बीच की जंग भी खत्म करवा सकते हैं। खबर के मुताबिक इसके लिए वो खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात कर सकते हैं। हालांकि उनके यूक्रेन जाने की कोई चर्चा नहीं है। कहा जा रहा है कि वो अपने मॉस्को दौरे पर ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेलेंस्की से जंग को लेकर चर्चा कर सकते हैं। ये चर्चा इसलिए भी तेज हुई क्योंकि एक रोज पहले ही चीन के विदेश मंत्री ने यूक्रेन के विदेश मंत्री से फोन पर बात की। कहा जा रहा है कि जंग शुरू होने के बाद दोनों के बीच पहली बार इस तरह से बातचीत हुई, जिसमें चीन ने जंग को लेकर चिंता जताई। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के विदेश मंत्री ने यूक्रेन के विदेश मंत्री को भरोसा दिलाया कि चीन जंग को खत्म करवाने के लिए जल्द कदम उठाएगा। और इसी के बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि शी जिनपिंग रूस के दौरे में पुतिन से जंग खत्म करने पर बात कर सकते हैं। शी जिनपिंग रूस में 20 से 22 मार्च तक रहेंगे, जहां वो पुतिन से मुलाकात के दौरान इसकी चर्चा कर सकते हैं। हालांकि अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को शी जिनपिंग पर जरा भी भरोसा नहीं है, क्योंकि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद भी उन्होंने पुतिन के खिलाफ कुछ नहीं बोला। पश्चिमी देशों के बैन को बेकार करने के लिए चीन ने रूस से न सिर्फ भारी मात्रा में तेल और गैस खरीदा, बल्कि खबर है कि वो रूस को हथियार भी भेजने वाला है, यानी वो जंग की आग में घी डाल रहा है। इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि शी जिनपिंग के रूस के दौरे से पहले जंग खत्म करवाने की बात करके चीन ने दुनिया को बरगलाने का काम किया है। इधर उत्तर प्रदेश के संभल में हुए एक हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 14 हो गई। एक रोज पहले वहां कोल्ड स्टोरेज की इमारत का एक बड़ा हिस्सा गिर गया था, जिसके मलबे में कई मजदूर दब गए थे, जिसके बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर करीब 23 मजदूरों को बाहर निकाल लिया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां योगी आदित्यनाथ उनसे मिलने पहुंचे। मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की है। इसके अलावा गंभीर रूप से घायल लोगों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। उधर पाकिस्तान में आईएमएफ की डील अटकने की वजह से असंतोष का बढ़ना सरकार के लिए मुसीबत बन रहा है। आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आर्थिक संकट में फंसे देशों को कर्ज देने वाली संस्था है। पाकिस्तान में चर्चा है कि वहां की सरकार ने आईएमएफ से अपने परमाणु बमों का सौदा कर लिया है, जिस पर पूरे पाकिस्तान में हंगामा मचा हुआ है। ये मसला इतना बड़ा है कि वहां की संसद तक में इस पर सवाल पूछा गया और वित्त मंत्री को इस पर सफाई देनी पड़ गई। लोगों को लग रहा है कि पाकिस्तान की सरकार कर्ज लेने के लिए अपने परमाणु बम बेच सकती है। ये वो बम हैं जो पाकिस्तान ने भारत से मुकाबले के लिए बनाए थे। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद पाकिस्तान ने ये बम बनाए थे। साथ ही ये कहा था कि वो भूखा मर जाएगा, लेकिन परमाणु कार्यक्रम पर समझौता नहीं करेगा। अब तो पाकिस्तान के सामने वाकई भूखे मरने की नौबत है और चर्चा यह है कि अगर परमाणु बम नहीं बेचे तो पाकिस्तान के लोग भूख से मर जाएंगे। इसीलिए आईएमएफ से हो रही बातचीत पर पाकिस्तान की सरकार बुरी तरह से फंसी हुई है। वो लोगों को यह बताने की कोशिश में लगी है कि आईएमएफ के साथ उसकी बातचीत में कुछ भी सीक्रेट नहीं है। लेकिन लोगों को यह समझ नहीं आ रहा कि आखिर आईएमएफ से कर्ज मिलने में इतनी देर क्यों हो रही है। आईएमएफ ने कड़ी शर्तों का पुलिंदा पाकिस्तान की सरकार को दिसंबर में ही सौंप दिया था। पाकिस्तान की सरकार का दावा यह है कि उसने सारी शर्तें मान भी ली हैं, लेकिन फिर भी बेल आउट पैकेज पर फैसला अब तक नहीं हुआ है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री के बयान से ऐसा लगा कि केवल एटम बम ही नहीं, मिसाइलों पर भी माथापच्ची हो रही है। Nobody has any right to tell Pakistan that what range of missiles it can have and what nuclear weapons it has. We have to have our own deterrence. संसद में बार बार जब परमाणु हथियार पर सरकार से सवाल पूछा गया, तब जाकर पाकिस्तान की सरकार ने यह जवाब दिया और साफ कहा कि पाकिस्तान की सरकार अपने परमाणु बम या अपनी मिसाइलें किसी को भी देने वाली नहीं है। बल्कि वित्त मंत्री के पूरे बयान में यह कहीं नहीं कहा गया कि इस तरह की कोई शर्त नहीं रखी गई है। इसीलिए सवाल उठने लगे कि कहीं आईएमएफ की कोई शर्त परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी हुई तो नहीं है, क्योंकि ये तो अब तक एक पहेली बना हुआ है कि आईएमएफ का बेल आउट पैकेज अटकने की वजह क्या है। नवंबर में अमेरिकी संसद को भी एक रिपोर्ट दी गई थी जिसमें पाकिस्तान को गैर जिम्मेदार परमाणु ताकत बताया गया था। यहां तक कि ऐसी खबरें भी आई थीं कि परमाणु बम बनाने में ईरान को पाकिस्तान की तरफ से मदद मिल सकती है। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका ही नहीं, दुनिया के बहुत सारे देशों की सुरक्षा पर खतरा पैदा हो जाएगा।
यही वजह है कि पाकिस्तान की कंगाली इस वक्त बहुत से देशों के लिए एक बड़ा मौका है, खासतौर पर उन देशों के लिए जो चाहते हैं कि पाकिस्तान के हाथ में परमाणु बम दुनिया के लिए खतरनाक है। वही खबर है कि कंगाल पाकिस्तान ने एक बार फिर अपने दोस्तों के सामने हाथ फैलाए हैं। पाकिस्तान की उम्मीदें एक बार फिर यूएई, सऊदी अरब और कतर पर टिकी हैं। दूसरी तरफ वो चीन से भी मदद की आस लगाए बैठा है और ये मानकर चल रहा है कि उसके ये दोस्त तो उसके काम जरूर आएंगे। हालांकि हकीकत तो यह है कि चाहे यूएई, सऊदी अरब और कतर जैसे मुस्लिम देश हों या फिर उसका पड़ोसी चीन, सभी उसे पीठ दिखा चुके हैं। पाकिस्तान की मुसीबत यह है कि आईएमएफ से कर्ज मिलने की उसकी सारी उम्मीदें लगभग टूट गई हैं। आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आर्थिक संकट में फंसे देशों को कर्ज देने वाली संस्था है। पाकिस्तान अब लगभग तय मान चुका है कि आईएमएफ से उसे कर्ज नहीं मिलने वाला, इसीलिए उसने नए सिरे से अपने दोस्तों के सामने हाथ फैलाने का प्लान तैयार कर लिया। क्योंकि आईएमएफ से जिस बेल आउट पैकेज के तहत पाकिस्तान की सरकार को कर्ज चाहिए, उसकी मंजूरी 2019 में हुई थी। अब तक इसकी 2 किस्तें पाकिस्तान को मिल भी चुकी हैं। लेकिन अचानक तीसरी किस्त से पहले आईएमएफ के रवैये में इतना बड़ा बदलाव देखकर पाकिस्तान की सरकार हैरान है। यही बात पाकिस्तान के वित्त मंत्री भी कह चुके हैं। Extensive engagement, unusual, too lengthy, too long, too demanding, but we have completed everything. लेकिन पाकिस्तान के पास अब भीख मांगने के अलावा कोई विकल्प बाकी नहीं बचा है। पाकिस्तान को उम्मीद है कि सऊदी अरब से उसे 200 करोड़ का कर्ज मिल सकता है और यूएई उसे $100 बिलियन देकर उसकी डूबती नाव को बचा सकता है। वहीं चीन से भी पाकिस्तान ने $80 करोड़ की मदद मांगी है और ये कहा है कि पाकिस्तान में चल रही उसकी योजनाओं को पूरा करने के लिए ये रकम मिलनी जरूरी है। हालांकि पिछले 3 महीनों में ये सभी देश कई बार पाकिस्तान को मदद से इनकार कर चुके हैं। इस बीच पाकिस्तान में इमरान खान के एक बयान के बाद एक बार फिर भारत के कसीदे पढ़े जाने लगे। इमरान खान ने अपने भाषण में भारत की तारीफ की और भारत से सबक सीखने की नसीहत भी दी। खास तौर पर आर्थिक मोर्चे पर भारत से नसीहत लेने को कह दिया। यूं तो पाकिस्तान में भारत की तारीफ कोई नई बात नहीं है, लेकिन इमरान खान भारत की मिसाल देकर पाकिस्तान में राष्ट्रवाद जगाने में लगे हैं। उनका कोई भी भाषण हिंदुस्तान का नाम लिए बिना खत्म नहीं होता। पहले पाकिस्तान के नेता हिंदुस्तान को कोसकर लोगों को खुश करते थे, लेकिन इमरान खान अब भारत की तारीफ करते नहीं थकते। इस बार उन्होंने आर्थिक मोर्चे पर भारत की तारीफ की। उन्होंने पाकिस्तान के लोगों को बताया कि 1988 के बाद आईएमएफ से भारत ने कोई मदद नहीं ली, लेकिन पाकिस्तान आईएमएफ के सामने गिड़गिड़ाने को मजबूर है। इधर हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया। इस बजट में गायों की देखभाल के लिए शराब की हर बोतल पर 10 रुपए का टैक्स लगाने की घोषणा की गई और सरकार को उम्मीद है कि इस टैक्स के जरिए उसे हर साल करीब 100 करोड़ रुपयों की आमदनी होगी, जिसका इस्तेमाल गायों की देखभाल करने के लिए किया जाएगा। उधर यूक्रेन को पश्चिमी देशों के हथियारों की सप्लाई रोकने के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन के सीक्रेट प्लान का पर्दाफाश हो गया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन ने अपने सीक्रेट प्लान को अंजाम देने के लिए 6 लोगों को पोलैंड भेजा था, जिन्हें पोलैंड की खुफिया एजेंसी एबीडब्ल्यू ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए लोगों से पूछताछ के आधार पर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन पोलैंड को यूक्रेन से जोड़ने वाली रेलवे लाइन को धमाके से उड़ाने की फिराक में है। ऐसा इसलिए ताकि पोलैंड के रास्ते यूक्रेन को पश्चिमी देशों से भेजी जा रही मदद को रोका जा सके। यूक्रेन युद्ध में ब्रिटेन और अमेरिका के बाद पोलैंड ने ही यूक्रेन की सबसे ज्यादा मदद की है। और पोलैंड वो देश है जो यूक्रेन और पश्चिमी देशों के बीच की सबसे अहम कड़ी है, क्योंकि पोलैंड अपना बॉर्डर यूक्रेन के साथ साझा करता है। और पश्चिमी देशों से यूक्रेन को जितने भी हथियार भेजे जा रहे हैं वो पोलैंड के रास्ते ही भेजे जा रहे हैं। यही वजह है कि यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से ही पोलैंड पुतिन की आंख का कांटा बना हुआ है। और अब उस कांटे को निकालने के लिए पुतिन ने सबसे खतरनाक प्लान तैयार कर लिया। पुतिन का प्लान पोलैंड से यूक्रेन को जोड़ने वाली रेलवे लाइन को धमाके से उड़ाने का है। अगर पुतिन अपने इस प्लान में कामयाब हो गए तो पश्चिमी देशों के लिए यूक्रेन तक हथियार पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी तक नेटो देशों ने जितने भी हथियार यूक्रेन की मदद के लिए भेजे वो सभी पोलैंड के रास्ते भेजे गए। इसलिए पुतिन को मालूम है कि पोलैंड की रेलवे लाइन उड़ाने से आधी जंग उनकी मुट्ठी में आ जाएगी और बाकी बची हुई जंग वो अपने सैनिकों और घातक हथियारों के दम पर जीत सकते हैं। हालांकि पुतिन ने इस प्लान को अंजाम देने के लिए जिन 6 लोगों को भेजा था वो सभी पकड़े जा चुके हैं। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि बहुत जल्द रूस के राष्ट्रपति अपने इस खतरनाक प्लान को जरूर अंजाम देंगे। अगर ऐसा हुआ तो ये अमेरिका और यूरोप पर रूस का सबसे बड़ा हमला होगा। हालांकि पुतिन पहले भी कई बार पोलैंड को अंजाम भुगतने की धमकी दे चुके हैं, लेकिन उसकी धमकी का पोलैंड पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टे उसने यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने का ऐलान कर दिया। इसलिए माना जा रहा है कि पोलैंड के इस फैसले के बाद पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है और अब पोलैंड पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इधर राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 नए जिले बनाने का ऐलान कर दिया। यानी अब राजस्थान में 50 जिले होंगे। इसके अलावा 3 डिवीजन बनाने का भी ऐलान किया गया, जिसके बाद अब इसकी संख्या 7 से बढ़कर 10 हो जाएगी। राजस्थान में पिछले कई दशक से नए जिले बनाने की मांग की जा रही थी। उधर सऊदी अरब से हुए समझौते के बाद ईरान ने तय किया कि वो यमन में हूथी विद्रोहियों को हथियार नहीं देगा। सऊदी अरब और ईरान पिछले कई साल से यमन में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं।
क्योंकि यमन में सऊदी अरब हूथी विद्रोहियों के खिलाफ लड़ता है और ईरान हूथी विद्रोहियों के साथ। हूथी विद्रोही जिन हथियारों से यमन की सरकार से लोहा लेते हैं वो कहीं और से नहीं बल्कि ईरान से आते हैं, जिनके दम पर यमन के उत्तरी हिस्से पर हूथी विद्रोहियों का कब्जा है। लेकिन चीन की वजह से ईरान और सऊदी अरब के बीच हुआ समझौता यमन में हूथी विद्रोहियों का बड़ा नुकसान करवा सकता है, क्योंकि ईरान ने सऊदी अरब के सामने हामी भरी कि फिलहाल वो हूथी विद्रोहियों को हथियार नहीं देगा। जिसका मतलब यह हुआ कि हूथी विद्रोहियों को ईरान ने ऐसा झटका दिया जिससे उबर पाना उनके लिए मुश्किल होगा। यमन में शिया और सुन्नी मुसलमानों का झगड़ा है और यही झगड़ा वहां ईरान और सऊदी अरब को आमने सामने खड़ा करता है, क्योंकि ईरान में शिया मुसलमानों की आबादी ज्यादा है और हूथी विद्रोही भी इसी समुदाय के हैं, जबकि सऊदी अरब में सुन्नी मुसलमानों की संख्या ज्यादा है और इसी वजह से वो यमन में हूथी विद्रोहियों के खिलाफ लड़ने वाले सुन्नी मुसलमानों के साथ है। लेकिन बदले हुए समीकरण में यमन में भी समीकरण बदलता नजर आया, क्योंकि ईरान ने पहली बार खुलकर कहा कि वो हूथी विद्रोहियों को हथियार नहीं देगा, जिसके बाद सऊदी अरब ने उम्मीद जताई कि यमन में सालों पुराना गृह युद्ध रुक सकता है। इधर संसद सत्र का 5वां दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। हंगामे की वजह से दोनों सदन सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिए गए, क्योंकि विपक्ष के नेता एक बार फिर अदानी मामले की जांच के लिए जेपीसी की मांग पर अड़े रहे। जबकि बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी से माफी की मांग करते हुए संसद के दोनों सदनों में हंगामा किया। वहीं राहुल गांधी लगातार दूसरे दिन लोकसभा की कार्यवाही में शामिल होने पहुंचे। उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलकर सदन में बोलने के लिए वक्त भी मांगा, लेकिन बीजेपी लंदन में दिए गए उनके बयान पर माफी की मांग पर अड़ी रही। उधर चीन के वैज्ञानिकों ने दावा किया कि किम जोंग उन आधे घंटे में अमेरिका को तबाह कर सकते हैं। कहा गया कि उत्तर कोरिया के पास ऐसी खतरनाक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिससे वो अमेरिका का नामो निशान मिटा सकता है। यानी अगर एक बार किम जोंग उन ने मिसाइल दाग दी तो ऐसी तबाही आ सकती है जिसके बारे में अमेरिका ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। चीन के वैज्ञानिकों के मुताबिक उत्तर कोरिया की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सिर्फ 33 मिनट में ही अमेरिका की धरती पर तबाही मचा सकती है। ये दावा ऐसे समय में किया गया जब अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच तनाव अपने चरम पर है। अब तक किम जोंग उन लगातार अमेरिका को आंखें दिखाते आए हैं, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। और उत्तर कोरिया के मीडिया का दावा है कि इसीलिए किम जोंग उन ने एक और खतरनाक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया और ये दिखा दिया कि अगर अमेरिका उनकी धमकियों को हल्के में लेगा तो उसे आगे अंजाम भुगतने पड़ेंगे। उत्तर कोरिया के मीडिया के मुताबिक किम जोंग उन ने इस मिसाइल का परीक्षण अपने सामने ही करवाया, जिसकी एक तस्वीर भी सामने आई। दावा किया गया कि उन्होंने अपनी बेटी के साथ मिसाइल टेस्ट को देखा। बताया गया कि जिस नई हवासंग 17 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया उसकी रेंज में अमेरिका समेत दुनिया के कई देश होंगे। उत्तर कोरिया के मीडिया का दावा है कि किम जोंग उन ने ये मिसाइल अपने दुश्मनों में डर पैदा करने के लिए ही दागी, ताकि वो उत्तर कोरिया से भिड़ने की हिम्मत न कर पाएं। किम जोंग उन ने इस मिसाइल का परीक्षण कर एक बार फिर सीधे तौर पर अपने कट्टर दुश्मन दक्षिण कोरिया और अमेरिका को अपने इरादे साफ कर दिए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई भी देश उन्हें आंखें दिखाए। खबर है कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच जारी मिलिट्री ड्रिल से आग बबूला हुए किम जोंग उन ने इस हफ्ते कई मिसाइलों के परीक्षण किए, क्योंकि उन्होंने पहले ही इन दोनों देशों को सैन्य अभ्यास न करने की चेतावनी दी थी। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने वही किया जो उत्तर कोरिया नहीं चाहता था। खबर है कि इसीलिए किम जोंग उन ने भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दागकर दोनों देशों को अपनी ताकत दिखा दी, क्योंकि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अपने साथ परमाणु हथियार लेकर उड़ने की ताकत रखती है। ये हजारों किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन पर वार करके उसका नामो निशान मिटा सकती है। यानी उत्तर कोरिया से टकराना किसी भी देश को बहुत भारी पड़ सकता है। खबर है कि किम जोंग उन के ताबड़तोड़ मिसाइल टेस्ट के बाद दक्षिण कोरिया भी पूरी तरह से सतर्क हो गया, क्योंकि दोनों देशों के बीच लगातार बढ़ रहा तनाव कभी भी जंग की सूरत ले सकता है। इसीलिए उसने भी अमेरिका के साथ जारी मिलिट्री ड्रिल में पूरी ताकत झोंक दी। असल में बीते कुछ महीनों में उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच तनाव काफी बढ़ा है, क्योंकि वो लगातार उसके दुश्मन देश दक्षिण कोरिया के साथ खड़ा है। और खबर है कि इसीलिए अब किम जोंग उन ने भी अपने दुश्मनों को सबक सिखाने का प्लान बना लिया। इधर बीएसएफ के बाद अब सीआईएसएफ में भी अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर इस बात की जानकारी दी और ये बताया कि सीआईएसएफ में खाली पदों पर अग्निवीरों को आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही अधिकतम आयु सीमा में छूट को लेकर भी नोटिफिकेशन जारी किया गया। गृह मंत्रालय ने एक हफ्ते पहले बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया था। ब्रेकिंग न्यूज, यूक्रेन युद्ध पर अमेरिका ने काला सागर में फिर ड्रोन भेज दिया है। बताया गया कि काला सागर में कई घंटे तक उड़ने के बाद अमेरिका का ये ड्रोन क्राइमिया पहुंचा। उसके अलावा उसने रूस के एक शहर की भी जासूसी की। RQ-4 ग्लोबल हॉक नाम का ये अमेरिकी ड्रोन खुफिया जानकारी जुटाने में माहिर है। इसके अलावा ये ड्रोन MQ-9 रीपर ड्रोन से आकार में बड़ा भी है, जिसे रूस ने काला सागर में 2 दिन पहले मार गिराया था। इस बीच रूस ने अमेरिका के ड्रोन का शिकार करने वाले अपने 2 सैनिकों को सम्मानित किया। उन्होंने मंगलवार को लड़ाकू विमानों के जरिए अमेरिका के ड्रोन पर हमला किया था और उसे काला सागर में गिरा दिया था। रूस का आरोप है कि अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन काला सागर के ऊपर मंडरा रहा था,
जिसे रोकने के लिए उसके 2 सुखोई विमानों ने उड़ान भरी और उसे क्राइमिया के करीब पहुंचने से पहले ही तबाह कर दिया। और उन्हीं 2 सुखोई विमानों को उड़ाने वाले पायलटों को रूस के रक्षा मंत्री ने सम्मानित किया। 1 साल से लंबे वक्त से जारी इस युद्ध में ये पहला मौका था जब अमेरिका और रूस का सीधा सामना हुआ। हालांकि इस सैन्य कार्रवाई के बाद रूस ने दावा किया था कि उसने ये कदम आत्मरक्षा के लिए उठाया था। उसका आरोप है कि अमेरिकी ड्रोन उसके इलाके में घुसा, जिसके जवाब में उसने हमला कर उसे काला सागर में ढेर कर दिया। और इधर समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल्ला आजम को इलाहाबाद हाई कोर्ट से झटका लगा। रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया। यानी आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की 2 साल की सजा बरकरार रहेगी। रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने फर्जी प्रमाण पत्र केस में उनको सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई थी। उधर फिलिस्तीन ने आरोप लगाया कि इजरायल ने एक बार फिर वेस्ट बैंक के जनीन शरणार्थी कैंप पर धावा बोला और वहां 4 फिलिस्तीनियों की हत्या कर दी। इस महीने ये तीसरी बार है जब इजरायल की सेना ने अपने कब्जे वाले वेस्ट बैंक के जनीन इलाके में हमला बोला, जिसके बाद सैकड़ों फिलिस्तीनी इजरायल की सेना का रास्ता रोकने के लिए सड़कों पर उतर आए। आरोप है कि उनसे निपटने के लिए इजरायल की सेना ने फायरिंग कर दी। फिलिस्तीन के मुताबिक फायरिंग में उसके 4 नागरिकों की मौत हो गई, जिनमें एक 16 साल का लड़का भी शामिल है। फिलिस्तीन ने आरोप लगाया कि इजरायल की सेना ने एक बार फिर आतंकियों को पकड़ने के नाम पर वहां के मासूम लोगों को निशाना बनाया, जबकि इजरायल ने दावा किया कि उसने वेस्ट बैंक में छिपे चरमपंथी संगठन हमास के लड़ाकों पर हमला बोला था। लेकिन जैसे ही इजरायल के जवान जनीन शरणार्थी कैंप के पास पहुंचे, हर बार की तरह फिलिस्तीनियों ने उन पर पथराव शुरू कर दिया और उन्हीं का जवाब देने के लिए इजरायली सेना ने भी गोलीबारी शुरू कर दी। इजरायल ने आरोप लगाया कि फिलिस्तीनियों ने वहां भीड़ के बीच छिपे चरमपंथी संगठन हमास के 2 लड़ाकों को बचाने की कोशिश की और इसी वजह से उसकी सेना को वहां फायरिंग करनी पड़ी। इजरायल ने दावा किया कि जनीन में मारे गए 4 लोगों में 2 लोग हमास से जुड़े थे, जबकि फिलिस्तीन आरोप लगा रहा है कि इजरायल ने उसके 4 नागरिकों की हत्या कर दी। इस महीने ये तीसरी बार है जब इजरायल ने वेस्ट बैंक के जनीन इलाके पर धावा बोला। इससे पहले पिछले हफ्ते भी वहां इजरायली सेना की गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 2 रोज पहले ही खबर आई थी कि इजरायल के हमले में वहां 6 लोगों की जान चली गई। इधर हफ्ते के आखिरी दिन कारोबारी दिन भी शेयर बाजार में बढ़त जारी रही। कारोबार खत्म होते वक्त सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान पर बंद हुए और शेयर बाजार की इस तेजी की वजह से एक दिन में ही निवेशकों को 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का फायदा हुआ। कारोबार खत्म होते वक्त सेंसेक्स 355 अंक चढ़कर 57,989 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 140 अंक उछलकर 17,125 पर बंद हुआ। उधर आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान को रोकने के लिए पाकिस्तान तालिबान के साथ माइंड गेम खेल रहा है। वो तालिबान को तख्ता पलट का डर दिखाकर उन पर दबाव बनाने में जुटा है। पाकिस्तान ये माहौल बना रहा है कि अमेरिका एक बार फिर अफगानिस्तान में वापसी कर सकता है, जो तालिबान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। पाकिस्तान भी ये अच्छी तरह से जानता है कि तालिबान ये कभी नहीं चाहेंगे कि अमेरिका दोबारा अफगानिस्तान में वापस आए। इसी वजह से वो तालिबान को तख्ता पलट का डर दिखाकर टीटीपी को रोकने के लिए उन पर दबाव बनाने में लगा है। पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान टीटीपी को कंट्रोल करे, क्योंकि ये आतंकी संगठन खुद को तालिबान का ही हिस्सा बताता है। इसी वजह से शहबाज शरीफ तालिबान पर दबाव बनाने के लिए उनके साथ माइंड गेम खेल रहे हैं। यूक्रेन जंग का 1 साल पूरा होने पर फरवरी में अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी और इटली समेत कई देशों की बैठक हुई थी और उस बैठक में यूक्रेन जंग के साथ अफगानिस्तान के हालात और आतंकी संगठन टीटीपी के बढ़ते खतरे पर भी चर्चा की गई थी, जिसके बाद पाकिस्तान के मीडिया ने यह दावा किया था कि अफगानिस्तान में तालिबान का तख्ता पलट हो सकता है और अमेरिका एक बार फिर वहां वापसी कर सकता है। इसी बात का डर दिखाकर पाकिस्तान इस कोशिश में जुट गया कि तालिबान टीटीपी पर लगाम लगाएं। कुछ रोज पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और आईएसआई चीफ नदीम अंजुम टीटीपी के पर कतरने के लिए तालिबान के पास पहुंचे थे। उस दौरान ये दावा किया गया था कि तालिबान ने टीटीपी पर कार्रवाई करने से ही मना कर दिया था। इसी वजह से पाकिस्तान ने अमेरिका का डर दिखाकर तालिबान पर दबाव बनाने की कोशिश शुरू की, ताकि वो टीटीपी को कंट्रोल करने में उसकी मदद करें, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती टीटीपी है और उससे निपटने में पाकिस्तान पूरी तरह फेल हो चुका है। इधर पीएम आवास योजना घोटाला केस में महाराष्ट्र में ईडी की बड़ी छापेमारी हुई। 3 जिलों संभाजीनगर, पुणे और अकोला में एक साथ ईडी ने छापा मारा और इन 3 जिलों के कुल 9 ठिकानों पर ईडी ने तलाशी ली। संभाजीनगर में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के कई ठिकानों पर छापा पड़ा। इस केस में नियमों का उल्लंघन कर नगर निगम के टेंडर हासिल करने और पैसों के हेरफेर का आरोप है। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि वैगनर ग्रुप को इटली के रक्षा मंत्री को मारने के लिए $15 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 124 करोड़ रुपए की सुपारी दी गई और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ये सुपारी उसे रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने दी। खबर है कि इसके बाद इटली के रक्षा मंत्री गुइदो क्रोजेतो की सुरक्षा कड़ी करने की तैयारी तेज कर दी गई। हालांकि इटली के मीडिया का दावा है कि उन्होंने अपनी सुरक्षा बढ़ाने से इनकार कर दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अगर वैगनर ग्रुप इटली के रक्षा मंत्री को मौत के घाट उतार देता है तो उसे $15 मिलियन
यानी भारतीय रुपयों में करीब 123 करोड़ 86 लाख रुपए मिलेंगे। असल में गुइडो क्रुजेतो जंग की शुरुआत से ही रूस और वैगनर ग्रुप दोनों की ही कड़ी आलोचना करते आए हैं। दावा है कि इसीलिए उन्हें रास्ते से हटाने का प्लान तैयार किया गया। इधर बिहार सरकार में मंत्री और लालू यादव के बेटे तेज प्रताप एक सरकारी अधिकारी से नाराज हो गए। विधानसभा के गेट पर चेकिंग के दौरान अपनी गाड़ी रोके जाने से तेज प्रताप गुस्सा हो और विधानसभा परिसर में दाखिल हुए बिना ही लौट गए। असल में जब तेज प्रताप विधानसभा के गेट पर पहुंचे तो एक सुरक्षा अधिकारी ने उनकी गाड़ी पर हाथ मारते हुए रुकने के लिए कहा, जिससे वो भड़क गए और उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़ गए। इस बीच न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में आतंकियों की संपत्ति जब्त करने की वजह से पाकिस्तान बुरी तरह बौखला गया। वहां की खुफिया एजेंसी ISI ने संपत्ति जब्त करने वाले सरकारी अधिकारियों पर हमले के लिए उनकी लिस्ट बनानी शुरू कर दी, ताकि उन पर हमला कर जम्मू कश्मीर में मौजूद दूसरे सरकारी अधिकारियों में भय पैदा किया जा सके। न्यूज 18 को मिले एक्सक्लूसिव दस्तावेज के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने अपने एक गुर्गे को आतंकियों की संपत्ति जब्त करने वाले सरकारी अधिकारियों की लिस्ट बनाने का काम सौंपा है और उसे खास तौर पर जम्मू कश्मीर के राजस्व विभाग और तहसील में तैनात अधिकारियों के बारे में जानकारी जुटाने को कहा गया है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों का दावा है कि ISI जम्मू कश्मीर के सरकारी अधिकारियों पर हमले भी करा सकती है, जिससे डरकर दूसरे अधिकारी किसी आतंकी की संपत्ति जब्त करने से इनकार कर दें। पिछले कुछ महीनों में सुरक्षा एजेंसियों ने गृह मंत्रालय के आदेश पर आतंकियों पर लगाम लगाने के लिए उनकी संपत्ति जब्त करनी शुरू की थी। और इसी कड़ी में NIA ने अल उमर मुजाहिदीन नाम के आतंकी संगठन के सरगना मुश्ताक जरगर की संपत्ति श्रीनगर में जब्त की। इस आतंकी को 1999 में हुए इंडियन एयरलाइंस विमान हाईजैक कांड में यात्रियों को छोड़ने के बदले रिहा किया गया था। इसके अलावा कुपवाड़ा में आतंकी बशीर अहमद की प्रॉपर्टी को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया, जिसकी पिछले दिनों पाकिस्तान के रावलपिंडी में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसी तरह लश्कर प्रमुख हाफिज सईद, अलगाववादी नेता शब्बीर शाह और हिजबुल मुजाहिदीन के मुखिया सैयद सलाउद्दीन की संपत्तियों को भी जब्त किया गया था। और न्यूज 18 को खुफिया एजेंसियों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक संपत्ति जब्त होने से पाकिस्तान में छिपे आतंकियों में घबराहट फैल रही है। इसी वजह से उन आतंकियों ने पाकिस्तान की सेना और ISI पर दबाव बनाया और कुछ ऐसा करने के लिए कहा जिससे जम्मू कश्मीर में उनकी संपत्ति को जब्त होने से बचाया जा सके। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों का कहना है कि इन संपत्तियों के जब्त होने से पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को ये लग रहा है कि उनका कश्मीर में आतंक फैलाने का सपना कहीं टूट न जाए। इसी वजह से पाकिस्तान में छिपे आतंकियों ने ISI पर दबाव बनाया, जिसके बाद ISI ने अपने गुर्गे को सरकारी अधिकारियों की लिस्ट बनाने का हुक्म दे दिया, ताकि उन पर हमला कर दूसरे अधिकारियों में डर पैदा किया जा सके। यही वजह है कि ISI की इस साजिश का पता चलते ही जम्मू कश्मीर में कई सरकारी अधिकारियों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। इधर यूपी के प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में STF को बड़ी कामयाबी मिली। वहां उमेश पाल हत्याकांड में शूटरों की मदद करने वाले कयूम अंसारी नाम के कारोबारी को हिरासत में ले लिया गया, क्योंकि उस पर अतीक अहमद के बेटे असद समेत दूसरे शूटरों को नेपाल भेजने और वहां उन्हें ठिकाना मुहैया कराने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उमेश पाल हत्याकांड मामले में पूछताछ शुरू कर दी। उधर चीन ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के उस आरोप को नकार दिया जिसमें यह कह दिया गया था कि उसने 10 लाख तिब्बती बच्चों को जबरन उनके परिवारों से अलग कर दिया है। 6 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने एक बयान जारी किया था, जिसमें यह दावा किया गया था कि चीन ने 10 लाख तिब्बती बच्चों को उनके परिवारों से अलग कर दिया है और उन्हें चीन के बनाए स्कूलों में जबरन रखा गया। आरोप लगाया गया कि ऐसा करके चीन तिब्बत की संस्कृति को मिटा देना चाहता है और बच्चों का ब्रेन वॉश कर उन पर चीन की बहुसंख्यक हान संस्कृति को थोपना चाहता है, ताकि तिब्बत की आने वाली पीढ़ियां अपनी पहचान ही भूल जाएं। लेकिन चीन ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के इन आरोपों को नकार दिया। चीन के मुताबिक ये उसे बदनाम करने की एक और कोशिश है। चीन ने दावा किया कि जिन स्कूलों की बात की जा रही है वहां बच्चों को अच्छी शिक्षा और दूसरी कई सुविधाएं दी जाती हैं। इस बीच दिल्ली में पांडव नगर इलाके के पास नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस पर गाड़ी पर खड़े होकर वीडियो बनाने का इल्जाम है, जिसके वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर अपलोड करने वाले इस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गई। केस रजिस्टर किया गया है उचित धाराओं के तहत और उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक वायरल वीडियो करीब 4 महीने पुराना है, जिसे यूट्यूब के लिए वीडियो बनाने वाले आरोपी ने अपने जन्मदिन पर रिकॉर्ड किया था। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर परमाणु बम गिराने पर जल्द फैसला ले सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन में तबाही का अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल हो जाएगा। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक लंबी खिंच रही जंग की वजह से पुतिन जल्द परमाणु बमों के इस्तेमाल करने के बारे में सोच सकते हैं। खबर है कि इसीलिए यूक्रेन और ज्यादा सतर्क हो गया, क्योंकि पुतिन पहले ही कई बार परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दे चुके हैं। लेकिन अगर इस बार उन्होंने सच में इसको इस्तेमाल करने की ठान ली तो भीषण तबाही आएगी। बताया जा रहा है कि यूक्रेन की मदद करने वाले नेटो देशों को सबक सिखाने के लिए पुतिन अपना परमाणु बमों वाला आखिरी दांव चल सकते हैं। लेकिन उनके लिए ऐसा कर पाना इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि यूक्रेन से जारी जंग के बीच अब तक यूक्रेन के कई देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, जिसका नुकसान रूस को उठाना पड़ रहा है।
खबर है कि इसीलिए रूस की तरफ से जानबूझकर परमाणु हमले वाली खबरों को हवा दी जा रही है ताकि पश्चिमी देशों को डराया जा सके, क्योंकि पश्चिमी देशों की वजह से ही यूक्रेन अब तक इस जंग में रूसी सेना का मुकाबला कर रहा है। उसे लगातार कई तरह के हथियारों की मदद मिल रही है। दावा है कि रूस परमाणु बमों से हमले की धमकी देकर पश्चिमी देशों को अलग थलग करना चाहता है ताकि वो यूक्रेन की मदद करनी बंद कर दें, क्योंकि अगर यूक्रेन के सहयोगी देश उसकी मदद नहीं करेंगे तो इस जंग को जीतना पुतिन के लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। इस बीच अफ्रीकी देश मलावी में फ्रेडी नाम के चक्रवाती तूफान ने जमकर कहर बरपाया। इसकी चपेट में आने से 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग इस ताकतवर तूफान में फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहां के मौसम विभाग के मुताबिक अब भी भारी बारिश और तेज हवाओं का खतरा बना हुआ है। इधर जम्मू कश्मीर में खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय का अधिकारी बताने वाले एक ठग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वो खुद को पीएमओ का अधिकारी बताकर कई महीनों से श्रीनगर के एक 5 स्टार होटल में रुका हुआ था और जम्मू कश्मीर की पुलिस उसे Z+ दर्जे की सुरक्षा दे रही थी। इसके अलावा कश्मीर में घूमने के लिए बाकायदा उसे बुलेट प्रूफ कार तक मिली हुई थी, क्योंकि पुलिस समेत सबको ये गलतफहमी थी कि किरण पटेल नाम का ये शख्स पीएमओ में बड़ा अधिकारी है और उसे काम के सिलसिले में जम्मू कश्मीर भेजा गया है। इसलिए उसकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रखी गई। यहाँ तक कि उसने बर्फ में घूमते हुए कई वीडियो भी बनवाए और इस दौरान हथियारबंद जवान उसकी सुरक्षा में लगे रहे। हालांकि शक होने पर पुलिस ने उसकी छानबीन शुरू की और जब उसका सच सामने आया तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि किरण पटेल नाम के इस शख्स को गुजरात पुलिस पिछले 7 साल से ढूंढ रही थी। वहां उस पर पहले से ही धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हैं, जिनसे बचने के लिए वो फर्जी पीएमओ अधिकारी बनकर जम्मू कश्मीर चला आया। लेकिन पुलिस को उस पर तब शक हुआ जब होटल में दिए उसके चेक बाउंस हो गए। उसके बाद जब पुलिस ने उसका कच्चा चिट्ठा निकालना शुरू किया तो उसकी पोल खुल गई। पुलिस के मुताबिक उसने अहमदाबाद के कुछ रिटायर्ड अधिकारियों को पहले ही पेंशन के नाम पर ठगा हुआ था। इसके अलावा उस पर किसानों से जमीन हड़पने और उन्हें करोड़ों का चूना लगाने का भी आरोप है, जिसकी वजह से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। और इसी से बचने के लिए उसने फर्जी दस्तावेज बनाकर खुद को पीएमओ का अधिकारी बताना शुरू कर दिया और सबकी आंखों में धूल झोंकते हुए वो जम्मू कश्मीर पहुंच गया, जहां उसे जबरदस्त सुरक्षा और बेहतरीन सुविधाएं दी गईं। हालांकि उसकी ये कोशिश नाकाम हुई और फिर पुलिस ने उसे श्रीनगर से गिरफ्तार कर लिया। इस बीच गुरुग्राम की तरह महाराष्ट्र के नागपुर में भी सड़क पर रखे पौधों की चोरी की गई। G20 समिट से जुड़े एक कार्यक्रम की वजह से शहर को फूलों के पौधों से सजाया गया, लेकिन छत्रपति चौक मेट्रो स्टेशन के नीचे से कुछ पौधे चोरी हो गए, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें 2 लोग मेट्रो स्टेशन के ठीक नीचे डिवाइडर पर रखे पौधे उठाकर बड़े आराम से सड़क पार करते दिखे। इसके बाद वो अपनी लाखों की लग्जरी कार की डिक्की में चंद रुपयों के पौधे रखकर रफूचक्कर हो गए। दरअसल 21 और 22 मार्च को नागपुर में G20 की एक कमेटी की बैठक होने वाली है, जिसमें 20 देशों के मेहमान शरीक होंगे, जिसके लिए पूरे शहर को सजाया गया है। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस और अमेरिका के बीच बढ़े तनाव से घबराए बुल्गारिया और रोमानिया ने सुरक्षा समझौता कर लिया। 3 दिन पहले अमेरिका ने यह आरोप लगाया था कि रूस के लड़ाकू विमानों ने उसके एक ड्रोन पर वार किया और उसे काला सागर में गिरा दिया था, जिसके बाद काला सागर के पास मौजूद 2 पड़ोसी देश बुल्गारिया और रोमानिया ने अपनी सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए एक दूसरे से समझौता कर लिया। इस समझौते पर मोहर लगने के बाद बुल्गारिया के राष्ट्रपति रुमेन रादेव ने दावा किया कि रूस यूक्रेन की जंग अब पड़ोसी देशों के लिए भी खतरा बन सकती है। ऐसे में मित्र देशों के लिए आपसी सहयोग बढ़ाना बेहद जरूरी है, क्योंकि रोमानिया यूक्रेन के साथ अपनी लंबी सीमा साझा करता है, जबकि बुल्गारिया भी काला सागर के किनारे बसा है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के बाद बुल्गारिया और रोमानिया भी रूस की आंखों में चुभ सकते हैं, क्योंकि बुल्गारिया और रोमानिया नेटो के सदस्य देश हैं और दोनों ही जंग में यूक्रेन का समर्थन करने के साथ ही उसकी मदद भी कर रहे हैं। ऐसे में भविष्य के खतरों से बचने के लिए बुल्गारिया और रोमानिया ने अभी से गठजोड़ शुरू कर दिया। इधर लखनऊ में एक कैदी को मॉल में घुमाने वाले 4 पुलिसकर्मियों पर एक्शन लिया गया। पुलिसकर्मी उस कैदी का मेडिकल टेस्ट कराने के लिए अस्पताल लाए थे, लेकिन इसके बाद वो उसे वहां मौजूद एक मॉल में ले गए, जिसका सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें वो कैदी पुलिसकर्मियों के साथ उस मॉल में जाता दिखाई दिया। वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले में एक दारोगा समेत 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। उधर पश्चिमी मीडिया ने यह दावा किया कि बेंजामिन नेतन्याहू की नीतियों की वजह से अमेरिका और इजरायल की दोस्ती में दरार पड़ चुकी है। असल में इजरायल की सरकार ने देश की न्याय व्यवस्था में बड़े बदलावों की योजना का प्रस्ताव दिया है, जिसके विरोध में पिछले 10 हफ्तों से वहां प्रदर्शन हो रहे हैं। वहां के कई बड़े शहरों में हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि नेतन्याहू इजरायल की पूरी न्यायिक प्रणाली को कमजोर करना चाहते हैं। वो न्यायिक प्रणाली में फेरबदल कर इजरायल की संसद को इतनी ताकत देना चाहते हैं जो अदालतों के फैसलों को भी पलट सके। इसी वजह से पूरे इजरायल में लोगों ने सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया और अब पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इजरायल में बिगड़ते हालात और नेतन्याहू की नीतियों से बाइडेन नाराज हैं और वो इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को भाव नहीं दे रहे, जबकि अमेरिका और इजरायल की दोस्ती पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन इस बार इजरायल में हो रहे विरोध प्रदर्शनों की वजह से दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ चुके हैं
और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इसी वजह से अमेरिका बेंजामिन नेतन्याहू को व्हाइट हाउस नहीं बुला रहा है, जबकि ज्यादातर इजरायली प्रधानमंत्रियों ने सत्ता संभालने के बाद अमेरिका का दौरा किया है। इजरायल का प्रधानमंत्री बनने के बाद अमेरिका के दौरे पर जाने की यह परंपरा 1970 से चली आ रही है। अब तक सिर्फ 13 में 2 ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्हें अमेरिका के दौरे के लिए काफी इंतजार करना पड़ा। खुद बेंजामिन नेतन्याहू पद संभालने के बाद कई बार अमेरिका के दौरे पर जा चुके हैं, लेकिन इस बार इजरायल में हो रहे विरोध प्रदर्शनों की वजह से हालात कुछ अलग दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि इजरायल की सत्ता संभाले हुए नेतन्याहू को 11 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन इतने दिन गुजरने के बाद भी अभी तक उन्हें व्हाइट हाउस से बुलावा नहीं आया है। और इसी वजह से पश्चिमी मीडिया का कहना है कि इजरायल और अमेरिका के रिश्ते अब पहले जैसे नहीं रहे और उनकी दोस्ती में दरार पड़ चुकी है। अमेरिका में इजरायल के दूतावास की तरफ से भी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। व्हाइट हाउस भी इस पर मुंह नहीं खोल रहा है। इन सबके बीच नेतन्याहू ने उस समझौते को ठुकरा दिया जो प्रदर्शन खत्म करने से जुड़ा हुआ था, जिसके बाद इजरायल के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन और तेज हो गए। पिछले हफ्ते प्रदर्शनकारियों ने तेल अवीव में एयरपोर्ट की तरफ जाने वाली सड़क को बंद कर दिया था, जिसके बाद इटली के दौरे पर जा रहे नेतन्याहू को हेलीकॉप्टर से एयरपोर्ट जाना पड़ा था। इधर दिल्ली के करावल नगर इलाके में घर के अंदर एक महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि उसकी गला रेत कर हत्या की गई, जिसका आरोप उसके पति पर लगा जो अपने 2 बच्चों के साथ लापता है। अजीज नाम का यह आरोपी यूपी के कासगंज का रहने वाला बताया गया। हस्बैंड और दोनों बच्चे घर से मिसिंग हैं। गले पे चोट का निशान है, लगता है जैसे रात में इंसिडेंट हुआ है। पुलिस हत्या की वजह का पता लगाने के साथ ही आरोपी पति और बच्चों की तलाश में जुटी है। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर PMLN यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नेता मरियम नवाज जमकर बरसी। पाकिस्तान के अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक इस बार मरियम नवाज ने इमरान खान की पार्टी PTI यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को आतंकी पार्टी बता दिया और ये आरोप लगाया कि PTI के कार्यकर्ता इमरान खान की गिरफ्तारी रोकने के लिए पुलिस से ऐसे लड़ रहे थे जैसे कि वो आतंकी हों। 2 दिन पहले तोशाखाना यानी सरकारी खजाने से जुड़े एक मामले में इस्लामाबाद की पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करने लाहौर पहुंची थी, लेकिन आरोप है कि इमरान खान को बचाने के लिए उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर हमला कर दिया था। इसके बाद इमरान के समर्थकों और पुलिस के बीच कई घंटों तक हिंसक झड़प भी हुई। आरोप है कि PTI के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पेट्रोल बम भी फेंके थे और लाहौर शहर को पूरी तरह ठप कर दिया था। हालांकि पुलिस ने आंसू गैस और वाटर कैनन का सहारा लेकर उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन आरोप है कि इमरान के उकसावे की वजह से पूरे शहर में 2 दिन तक बवाल होता रहा और इसी वजह से मरियम नवाज भड़क गईं। पाकिस्तान के अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक मरियम नवाज ने इमरान खान को देश के लिए खतरनाक बता दिया। उन्होंने ये भी कहा कि PTI के कार्यकर्ता आतंकियों की तरह पुलिस पर हमला बोल रहे थे। ये पहली बार नहीं है जब मरियम नवाज ने इमरान खान को आड़े हाथ लिया है। इससे पहले उन्होंने 5 मार्च को अपने कार्यकर्ताओं को ढाल की तरह इस्तेमाल करने के लिए इमरान खान को लताड़ा था। उन्होंने इमरान खान को डरपोक बताते हुए ये तक कह दिया था कि वो गिरफ्तारी से बचने के लिए दूसरों की बेटियों के पीछे छिप जाते हैं। उधर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि उनके साथ उनके करीबी शाह महमूद कुरैशी पर नए केस दर्ज किए गए, जिसमें इमरान खान समेत उनकी पार्टी PTI यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों के नाम शामिल हैं। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस ने ये नए केस आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत दर्ज किए हैं। ये नए मामले ऐसे समय में सामने आए जब तोशाखाना केस में इमरान खान पर गिरफ्तारी की तलवार पहले से ही लटक रही है। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस के हैकर यूक्रेन के खिलाफ नए साइबर हमले की तैयारी में जुट गए। बताया गया कि इस बार उनके निशाने पर यूक्रेन के मददगार भी हो सकते हैं और ये दावा सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की एक रिपोर्ट के आधार पर किया गया, जिसके मुताबिक रूस के हैकर इस बार उन देशों पर साइबर अटैक कर सकते हैं जो यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने में अहम भूमिका निभाते हैं, ताकि यूक्रेन तक पहुंचने वाली बाहरी मदद को रोका जा सके। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस जंग में यूक्रेन के खिलाफ लगातार अपनी रणनीति बदल रहा है, क्योंकि दावा है कि पुतिन पूर्वी यूक्रेन में अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाने और वहाँ अपने दुश्मनों पर हमलों को तेज करने की तैयारी में जुटे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ साइबर हमले का खतरा यूक्रेन की मुश्किलें बढ़ाने वाला है, क्योंकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि अगर ऐसा हो गया तो यूक्रेन के सैनिकों को हथियारों की कमी से जूझना पड़ सकता है। ऐसे में साइबर अटैक और रूसी हमलों में तेजी यूक्रेन के लिए डबल मुसीबत बन सकती है। इधर गुजरात के बोटाद जिले में बारिश के दौरान ओले गिरे, जिसके बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। जबकि ओले गिरने से सड़कें सफेद नजर आने लगी, वहाँ हर तरफ सफेद ओले दिखने लगे। इस दौरान बच्चे मौज मस्ती करते दिखे। मौसम विभाग ने वहाँ अगले 3 दिन तक बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। उधर पटना के डाक बंगला चौराहे पर शिक्षक अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों लोगों ने सरकारी शिक्षकों की बहाली के 7वें चरण को जल्द पूरा करने की मांग के साथ प्रदर्शन किया, जिसमें नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव सबके खिलाफ नारेबाजी हुई। बैनर पोस्टर के साथ ढोल बजाते ये लोग विधानसभा का घेराव करना चाहते थे, लेकिन इनके रास्ते में पुलिस का भी कड़ा पहरा था। इसके बावजूद जब लोग नहीं माने तो पुलिस ने एक्शन लिया और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। इसके बाद डाक बंगला चौराहा के इलाके में भगदड़ मच गई। लोगों को इधर उधर गलियों में भागते देखा गया।
इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सुनिए देश के नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल पर, न्यूज 18 चौपाल। देखिए 20 मार्च सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर। ने जैसे ही पेंशन बिल पास किया, प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर था कि ऊपरी सदन में यह बिल बिना वोटिंग के ही पास करवा लिया गया, जिसका विपक्ष ने सदन के अंदर और जनता ने सदन के बाहर विरोध किया। Why did they not put it to vote for this reform? I'm ashamed of them. सुबह से शुरू हुआ प्रदर्शन रात भर चलता रहा, क्योंकि फ्रांस के हजारों लोगों को लगता है कि इस बिल की वजह से उनकी उम्र घट जाएगी, क्योंकि इस नए बिल के तहत रिटायर होने की उम्र को 62 से बढ़ाकर 64 साल कर दिया गया। इसके अलावा 2027 के बाद लोगों को पूरी पेंशन लेने के लिए कुल 43 साल काम करना होगा, जबकि इससे पहले उन्हें पूरी पेंशन लेने के लिए 42 साल काम करना पड़ता था। फ्रांस की मैक्रोन सरकार का कहना है कि नए कानून से अगले 60 साल में रोजगार बढ़ेगा और वहां की 30% गरीब आबादी की पेंशन में 2.5 से 5% की बढ़ोतरी होगी। और यही दलील देते हुए मैक्रोन सरकार ने 11 मार्च को यह बिल निचले सदन में पास करवा लिया था, लेकिन ऊपरी सदन में यह बिल पास करवाने के लिए प्रधानमंत्री ने आर्टिकल 49(3) का इस्तेमाल किया, क्योंकि इसके तहत बहुमत नहीं होने पर सरकार के पास बिना वोटिंग के बिल पास कराने का अधिकार होता है। फ्रांस की पीएम ने इसी अधिकार का इस्तेमाल किया, जिससे विपक्ष की बिल को लटकाने की कोशिश को झटका लग गया और सदन के अंदर से बाहर तक विरोध शुरू हो गया। फ्रांस के हजारों लोग सरकार की किसी दलील को नहीं मान रहे। उनका कहना है कि रिटायरमेंट की उम्र बढ़ने से उन्हें लंबे समय तक काम करना होगा, जिससे उनकी उम्र घटेगी। बिल का विरोध करने वाले लोगों का कहना है कि सबसे बुरा असर सफाई कर्मियों पर पड़ेगा, जिनमें कचरा उठाने वाले और सीवर साफ करने वाले लोग शामिल हैं, क्योंकि ये लोग दिन में करीब 4 से 5 घंटे तक साफ सफाई का काम करते हैं। सीवर की सफाई करने वाले तो कई घंटों तक ऐसी गैसों के संपर्क में आते हैं जो उनके बीमार होने का चांस बढ़ा देती हैं। और अगर इन लोगों की रिटायर होने की उम्र 2 साल बढ़ा दी गई तो फिर तो उन्हें ऐसी खतरनाक बीमारी हो सकती है कि वो जिंदा ही नहीं रहेंगे। यानी प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लोग जिंदा ही नहीं रहेंगे तो 43 साल तक काम करके सरकार से पेंशन क्या लेंगे। फ्रांस में सफाई करने वाले 57 साल की उम्र में रिटायर होते हैं और सीवर साफ करने वाले 52 साल की उम्र में। नए बिल के तहत दोनों की रिटायरमेंट की उम्र 2 साल बढ़ जाएगी। और बिल का विरोध करने वालों ने दलील दी कि नए कानून से सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों का नुकसान होने वाला है, क्योंकि ज्यादा समय तक काम करने की वजह से उनके बीमार होने का चांस बढ़ सकता है। जबकि सरकार का कहना है कि फ्रांस में काम करने वालों और रिटायर होने वाले लोगों के बीच का अनुपात तेजी से कम हो रहा है, जिसे देखते हुए रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने पर फैसला किया गया। क्योंकि पिछले कुछ सालों में यूरोप के कई देशों ने रिटायर होने की उम्र बढ़ाई है। इटली और जर्मनी में रिटायरमेंट की उम्र 67 साल है, स्पेन में ये 65 साल है, जबकि ब्रिटेन में रिटायरमेंट की उम्र 66 साल है। और अब फ्रांस भी इन देशों के नक्शे कदम पर चल पड़ा है, लेकिन इस चक्कर में पेरिस समेत फ्रांस के करीब 200 शहर सुलग उठे। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जर्मनी ने इजरायल को यह भरोसा दिलाया है कि वो उसके साथ मिलकर ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकेगा। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जर्मनी के दौरे पर पहुंचे थे, जहां दोनों देशों के बीच ईरान के बढ़ते खतरे पर बात हुई। क्योंकि कई बार इस तरह की खबरें आई कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है। कुछ रोज पहले ही अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने इजरायल को खौफ से भर देने वाला दावा किया था। तब पेंटागन ने कहा था कि ईरान 12 दिन में ही परमाणु बम बना लेगा, जिसके बाद इजरायल की भी नींद उड़ गई, क्योंकि ईरान और इजरायल के बीच की दुश्मनी वक्त गुजरने के साथ बढ़ती जा रही है। ऐसे में ईरान के हाथ परमाणु बम लगना इजरायल के लिए मौत का फरमान साबित हो सकता है। यही वजह है कि इजरायल किसी भी कीमत पर ईरान को रोकने में जुटा है और इस मुहिम में अब उसके साथ जर्मनी भी खड़ा हो गया है। क्योंकि इन दिनों ईरान और जर्मनी के बीच भी तनाव चरम पर है। जर्मनी ईरान पर इतना भड़का हुआ है कि वो उसे फूटी आंख भी देखना नहीं चाहता। पिछले महीने ही ईरान में जर्मनी की नागरिकता ले चुके एक आदमी को मौत की सजा सुनाई गई थी, जिसे ईरान में 2008 में हुए एक मस्जिद में बम विस्फोट का जिम्मेदार बताया जा रहा है। लेकिन जर्मनी ने ईरान के इस कदम का सख्त विरोध किया। जर्मनी ने आरोप लगाया कि उसके नागरिक को जानबूझकर निशाना बनाया गया। वहीं ईरान ने भी जर्मनी पर पलटवार करते हुए दावा किया कि उसके यहां हुए हिजाब विरोधी प्रदर्शनों के पीछे जर्मनी का भी हाथ है। ईरान के इस आरोप पर जर्मनी बुरी तरह भड़क गया। इसके बाद ईरान जब रूस के साथ खड़ा हुआ तो जर्मनी का पारा ही चढ़ गया। उसने साफ कह दिया कि ईरान के हाथ परमाणु बम लगा तो सिर्फ इजरायल ही नहीं बल्कि यूरोप और पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि वो रूस जैसे हमलावर का खुलकर साथ दे रहा है, जिसे रोकने के लिए अमेरिका समेत यूरोप के देश पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। लेकिन ईरान की मदद से रूस को ऐसे घातक हथियार मिल रहे हैं जो यूक्रेन में तबाही मचा रहे हैं। इसी वजह से जर्मनी ने भी ठान लिया कि वो ईरान को परमाणु बम बनाने नहीं देगा। और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने खुद बेंजामिन नेतन्याहू को यह भरोसा दिलाया
उन्होंने जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे नेतन्याहू से मुलाकात की। खबर के मुताबिक दोनों के बीच हुई बातचीत में ईरान पर बेहद गंभीर चर्चा हुई, जिसमें जर्मनी ने ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए इजरायल का पूरा साथ देने का वादा किया। जर्मनी के इस भरोसे के बाद नेतन्याहू ने भी एक बार फिर अपनी कसम दोहराई। Everything necessary to prevent Iran from obtaining nuclear weapons. इजरायल दुनिया के कई देशों को ईरान के खिलाफ एक मंच पर लाने में जुटा है और इसके लिए वो ईरान के परमाणु बम के खतरे से दुनिया को बार बार आगाह कर रहा है। हालांकि ईरान उसके आरोपों को नकारता रहा है। इधर दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की रिमांड 5 दिन बढ़ गई। उन्हें आबकारी घोटाला मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था और 7 दिन की रिमांड खत्म होने पर मनीष सिसोदिया को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां ईडी की दलील सुनने के बाद अदालत ने उनकी हिरासत 5 दिन और बढ़ा दी। सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट को बताया कि सिसोदिया से की गई पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आई। अब उनसे दूसरे आरोपियों के सामने बिठाकर पूछताछ होगी। इस बीच दिल्ली में मनीष सिसोदिया का सरकारी बंगला नई शिक्षा मंत्री आतिशी को देने पर सियासी घमासान मच गया। सिसोदिया दिल्ली आबकारी घोटाले में आरोपी हैं और उन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद उनका सरकारी बंगला नई शिक्षा मंत्री आतिशी को दे दिया गया, जिस पर बीजेपी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घेर लिया। तो अरविंद केजरीवाल को इतनी जल्दी क्या है अपने आप से पिंड छुड़ाने की मनीष सिसोदिया से? हालांकि आम आदमी पार्टी ने इस फैसले का बचाव किया। वो तो एक कानूनी प्रक्रिया होती है। दिल्ली आबकारी घोटाले में आरोपी मनीष सिसोदिया 26 फरवरी से जेल में बंद है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। फ्रांस की राजधानी पेरिस जल गई है। वहां पेंशन सुधार बिल के विरोध में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। उन्होंने आगजनी और पथराव किया क्योंकि फ्रांस की मैक्रोन सरकार ने रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर 62 से 64 साल करने का फैसला किया और तय किया कि पूरी पेंशन लेने के लिए लोगों को 43 साल काम करना होगा, जबकि पहले यह समय 42 साल था। फ्रांस के ऊपरी सदन में वहां की प्रधानमंत्री ने संवैधानिक ताकत का इस्तेमाल करते हुए बिना वोटिंग के ही बिल पास भी करवा दिया, जिसके बाद फ्रांस जल उठा क्योंकि विरोध करने वाले लोगों का कहना है कि इस बिल की वजह से उन्हें ज्यादा काम करना होगा और उनकी समय से पहले मौत हो सकती है। इसी वजह से फ्रांस की राजधानी पेरिस जल गई। वहां 10 साल में सबसे उग्र प्रदर्शन हुआ, जिसमें हजारों लोग पेरिस की सड़कों पर उतर आए। उन्होंने रिटायरमेंट की उम्र 64 साल किए जाने के खिलाफ गुस्सा दिखाया। शुरू में यह प्रदर्शन सिर्फ नारेबाजी तक था, लेकिन बाद में नौबत आगजनी और पथराव की आ गई और पेरिस जल गया। मैक्रोन सरकार के नए पेंशन सुधार बिल ने दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में एक पेरिस की सूरत बिगाड़ कर रख दी। 7000 से ज्यादा लोग सड़कों पर उतर आए। उन्होंने सड़कों पर खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी, पुलिस पर पथराव कर दिया। मतलब पेरिस प्रदर्शन की आग में जल गया। प्रदर्शन में शामिल लोग न पुलिस से डरे न सरकार से। ब्रेकिंग न्यूज थाईलैंड से, जहां लाखों लोगों की जान मुसीबत में बताई जा रही है। वहां की सरकारी एजेंसियां फिलहाल तलाशी अभियान में जुटी हुई हैं। सबकी कोशिश है कि एक रेडियो एक्टिव कैप्सूल जल्द से जल्द ढूंढा जाए। खतरा यह है कि अगर ये कैप्सूल जल्द नहीं मिला तो वहां लाखों लोगों को कैंसर हो सकता है। दक्षिण पूर्वी थाईलैंड के एक बहुत बड़े प्रांत में यह रेडियो एक्टिव कैप्सूल गायब हुआ है, जिसने सबकी नींद उड़ा दी है, क्योंकि जिस प्रांत में यह कैप्सूल गायब हुआ है उसकी आबादी करीब 5 लाख है और वो वहां के सबसे बड़े शहरों में एक है। जल्द ही अगर ये कैप्सूल नहीं मिला तो वहां इतनी बड़ी आफत आएगी कि उसे संभाल पाना भी मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि जो भी इस कैप्सूल के संपर्क में आएगा वो कैंसर की चपेट में आ सकता है। खबर है कि यह पूरा हंगामा थाईलैंड में 10 मार्च को शुरू हुआ था। उस वक्त बिजली बनाने के एक प्लांट में रूटीन जांच चल रही थी। अचानक पता चला कि एक रेडियो एक्टिव कैप्सूल गायब है। आमतौर पर इस तरह के कैप्सूल को बेहद सुरक्षा में रखा जाता है। इनका गायब होना मतलब बहुत बड़े खतरे की घंटी। ऊपर से जिस प्राचीनबुरी नाम के प्रांत में यह घटना हुई, वहां बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। वहां कुछ बड़े फॉरेस्ट रिजर्व हैं जिन्हें देखने के लिए लाखों विदेशी लोग हर महीने वहां पहुंचते हैं। इसीलिए अगर जल्द ही कैप्सूल नहीं मिला तो बहुत बड़ी मुसीबत आएगी, जिसकी आशंका वहां के वैज्ञानिकों ने पहले ही जता दी है। केवल पुलिस ही नहीं बल्कि वहां की सारी सरकारी एजेंसियों की कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस कैप्सूल को ढूंढा जाए, लेकिन एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी इस कैप्सूल का पता नहीं चल पाया। हालांकि ये कैप्सूल किसी दवाई जैसा छोटा नहीं है। ये करीब 30 सेंटीमीटर यानी 1 फुट लंबा है और इसकी चौड़ाई है 13 सेंटीमीटर। सबसे खतरनाक बात यह कि ये लगातार सीजियम-137 नाम का केमिकल रिलीज कर रहा है। ये ऐसा केमिकल है जो एक तरह का आइसोटोप है। इसका इस्तेमाल परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किया जाता है। जहां भी परमाणु ऊर्जा पैदा करनी पड़ती है वहां इस तरह के रेडियो एक्टिव कैप्सूल की जरूरत होती है। इससे पहले जनवरी में ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ ऐसी ही आफत आई थी। उस वक्त एक छोटे आकार का कैप्सूल एक कम आबादी वाले शहर में खो गया था। हालांकि बाद में कैप्सूल मिलने पर लोगों ने राहत की सांस ली थी। इधर पटना के डाक बंगला चौराहे पर शिक्षक अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों लोगों ने सरकारी शिक्षकों की भर्ती के वादे को पूरा करने की मांग के साथ प्रदर्शन किया।
जिसमें नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव सबके खिलाफ नारेबाजी हुई। बैनर पोस्टर के साथ ढोल बजाते ये लोग विधानसभा का घेराव करना चाहते थे, लेकिन इनके रास्ते में पुलिस का भी कड़ा पहरा था। इसके बावजूद जब लोग नहीं माने तो पुलिस ने एक्शन लिया और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। इसके बाद डाक बंगला चौराहा के इलाके में भगदड़ मच गई। लोगों को इधर उधर गलियों में भागते देखा गया, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने भी महागठबंधन को चुनाव में सबक सिखाने की चेतावनी दी। इस बार इलेक्शन में जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे भगवान जाने। इनकी शिकायत है कि शिक्षा मंत्री के बार बार भरोसा देने के बाद भी नौकरी का विज्ञापन तक नहीं निकाला गया और इसी वजह से इन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा। उधर दिल्ली में ईडी मुख्यालय के सारे लॉकअप पूरी तरह से भर गए। वहां आरोपियों को रखने के लिए 4 लॉकअप बनाए गए हैं, लेकिन अब सभी लॉकअप आरोपियों से भर गए हैं। यही वजह है कि नए आरोपियों को हिरासत में रखकर पूछताछ करने के लिए लॉकअप के खाली होने का इंतजार किया जा रहा है। इस बीच ब्रिटेन के अखबार द गार्डियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन अब इजरायल और फिलिस्तीन की भी दोस्ती करवाने में जुट गया है। चीन ने कुछ रोज पहले 2 कट्टर दुश्मन सऊदी अरब और ईरान के बीच सुलह करवाई थी। और द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक वो इजरायल और फिलिस्तीन के बीच भी सुलह करवाने में जुट गया है। ये चर्चा तब गर्म हुई जब अचानक चीन के एक राजनयिक इजरायल के दौरे पर पहुंच गए। खबर के मुताबिक चीन के राजनयिक का इजरायल दौरा 9 मार्च को हुआ, जिससे ठीक एक दिन पहले यानी 8 मार्च को सऊदी अरब और ईरान ने दुश्मनी भुलाते हुए कई समझौते किए थे। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के राजनयिक ने अपने दौरे पर इजरायल और फिलिस्तीन दोनों देशों के अधिकारियों के साथ मुलाकात की। खबर है कि वहां उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी से मिलकर इजरायल और फिलिस्तीन के बीच मध्यस्थता की भी पेशकश की, ताकि दोनों देशों के बीच दशकों से चली आ रही दुश्मनी को खत्म करवाया जा सके। हालांकि चीन से पहले ही अमेरिका भी इस कोशिश में लगा है कि किसी भी तरह इजरायल और फिलिस्तीन के बीच शांति हो जाए, जिसके लिए पिछले महीने की शुरुआत में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इजरायल का दौरा भी किया था। उन्होंने वहां दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील भी की थी, लेकिन लगता नहीं कि उनकी अपील का कोई असर हुआ, क्योंकि इजरायल और फिलिस्तीन के बीच हिंसा कम होने के बजाय बढ़ गई। इजरायल ने चरमपंथी संगठन हमास पर नकेल कसने के नाम पर फिलिस्तीन पर धावा बोल दिया। हमास ने भी इजरायल पर कई बार रॉकेटों की बारिश की। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच हुई जंग में इस साल अब तक 100 लोगों की मौत हो चुकी है। और अब ऐसे हालात में चीन दोनों की दोस्ती करवाने में जुटा है, ताकि इसी बहाने वो अमेरिका को ये दिखा सके कि जो वो नहीं कर पाया उसे चीन ने कर दिखाया। इधर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के मुंबई में होने वाले कार्यक्रम पर महाविकास आघाड़ी ही बट गया, क्योंकि कांग्रेस इस कार्यक्रम का विरोध कर रही है, जबकि उद्धव ठाकरे के गुट वाली शिवसेना उनके कार्यक्रम का समर्थन कर रही है और इस मामले में खुलकर कांग्रेस के खिलाफ नजर आ रही है। कोई भी बाबा जो धर्म का प्रचार कर रहे हैं, हम उनके सामने नतमस्तक होते हैं। उद्धव ठाकरे के गुट वाली शिवसेना ने दलील दी कि वो इसलिए कार्यक्रम के पक्ष में है क्योंकि बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने बागेश्वर धाम वाले बाबा का कार्यक्रम रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि प्रोग्राम को रोका जाए। बागेश्वर धाम वाले बाबा का 18 और 19 मार्च को मुंबई में कार्यक्रम है, जिसका बीजेपी को तो बेसब्री से इंतजार है, लेकिन महाविकास आघाड़ी इस मुद्दे पर आपस में लड़ पड़ी, जिसने बीजेपी का काम आसान कर दिया, क्योंकि कांग्रेस को उसकी ही सहयोगी पार्टी रोक रही है। इस बीच दिल्ली के सीरसपुर इलाके में एक गद्दा फैक्ट्री में आग लग गई। बताया गया कि आग लगने के बाद वहां 3 धमाके भी हुए, जिसकी वजह से फैक्ट्री का 80% हिस्सा धराशायी हो गया। आग इतनी भयानक थी कि कुछ देर में ही उसने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। अर्ली स्टेजेस में इसमें एक्सप्लोजन हुए हैं, इस वजह से बिल्डिंग गिरी है। गद्दे की इस फैक्ट्री में आग लगने की वजह का पता नहीं चल सका, लेकिन गनीमत यह रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। ब्रेकिंग न्यूज, यूक्रेन युद्ध पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया है। उनके खिलाफ यह वारंट युद्ध अपराध के मामले में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जारी किया। पुतिन पर आरोप है कि युद्ध के दौरान यूक्रेन के बच्चों को अगवा करने में वो शामिल हैं और अपहरण करने के बाद इन बच्चों को यूक्रेन से रूस लाया गया है। हालांकि गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद रूस के विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है, इसके लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का यह आदेश कोई मायने नहीं रखता है। इस बीच ब्रिटेन के रक्षा विभाग ने दावा किया कि पुतिन को अब जंग में उनकी मदद कर रहे वैगनर ग्रुप से ही दिक्कत होने लगी। ऐसा इसलिए क्योंकि वैगनर ग्रुप के लड़ाके बहुत तेजी से यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा कर रहे हैं। लेकिन पुतिन की सेना कई दिनों से वुलेदार में ही डेरा डाले हुए है। रूस के सैनिक वुलेदार को जीतने के लिए वहां लगातार हमले कर रहे हैं। दावा तो यह तक किया गया था कि रूस ने वहां 2 दिन पहले थर्माइट बम से हमले किए थे, जिसमें इतनी ताकत होती है कि लोहे को भी पिघला दे। लेकिन फिर भी रूस की सेना उस इलाके को अब तक अपने कब्जे में नहीं ले पाई और इसी से पुतिन खींच गए, क्योंकि इतने ताकतवर वार के बावजूद उनके हाथ वहां कुछ भी नहीं लगा। ब्रिटेन के रक्षा विभाग ने दावा किया कि रूसी फौज और वैगनर ग्रुप के बीच एक रेस छिड़ी हुई है, जिसमें उसे रोजाना हार का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वैगनर ग्रुप के लड़ाके एक के बाद एक यूक्रेन के कई शहरों पर जीत हासिल करते जा रहे हैं और रूस की सेना ये सब कर पाने में नाकाम साबित हो रही है। जबकि दूसरी तरफ वैगनर ग्रुप को पुतिन ने बखमुत पर कब्जा करने का जो काम दिया था उसे वो कई दिन पहले ही निपटा चुका है। पर पुतिन की सेना के लिए ये जंग आसान होने के बजाय और मुश्किल होती जा रही है,
क्योंकि उसे कदम कदम पर यूक्रेन के मजबूत पलटवार का सामना करना पड़ रहा है, जिसने पुतिन को टेंशन में डाल रखा है। ब्रिटेन के रक्षा विभाग ने आशंका जताई कि पुतिन अब अपनी सेना को वैगनर ग्रुप के लड़ाकों की तरह हमले करने के आदेश दे सकते हैं, ताकि उनकी सेना और खूंखार लड़ाकों के बीच चल रही इस रेस में रूसी फौज बराबरी कर सके और पूरे यूक्रेन पर पुतिन का कब्जा हो जाए। इधर शराबबंदी वाले बिहार के कैमूर जिले में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 364 लीटर अवैध शराब बरामद की, जिसे तस्कर पुलिस की नजरों से छिपाकर ले जा रहे थे। लेकिन खबर मिलते ही पुलिस ने कार सवार एक शराब तस्कर को दबोच लिया। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान एक तस्कर भागने में कामयाब रहा। वहीं दूसरे इलाके में पुलिस ने बैग में छिपाकर मोटरसाइकिल से ले जाई जा रही शराब को जब्त कर लिया। उधर पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर का रोना दुनिया के सामने रोना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने इस बार मुस्लिम देशों से कश्मीर के मुद्दे पर मदद मांगी। हालांकि ये पैंतरा पाकिस्तान पहले भी कई बार चल चुका है, जिसका भारत की सेहत पर कभी कोई असर नहीं हुआ। अब तो पूरी दुनिया जानती है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। लेकिन G20 की बैठक से पहले बिलावल मुस्लिम देशों की मदद मांगने पहुंच गए। मुस्लिम देशों के संगठन OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की बैठक इस वक्त पश्चिमी अफ्रीका में चल रही है। वहां सारे सदस्य देशों के विदेश मंत्री पहुंचे हुए हैं। लेकिन बिलावल जब वहां पहुंचे तो उन्होंने कश्मीर का मुद्दा छेड़ दिया। Pakistan will continue to extend its full political, diplomatic and moral support to the Kashmiri. बिलावल भुट्टो ने दावा कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान कश्मीर की जंग को कभी नहीं भूलेगा और हमेशा कश्मीर के लिए लड़ता रहेगा। लेकिन वो ये भूल गए कि इसी हफ्ते उन्होंने खुद भारत का लोहा माना था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खुद माना था कि कश्मीर का मुद्दा उठाना पहाड़ जैसी चुनौती है, जिसे कश्मीर पर पाकिस्तान का सरेंडर माना जा रहा था। ये बयान ऐसा था जिसमें बिलावल भुट्टो की नहीं बल्कि पाकिस्तान की बेचारगी दिख रही थी। We face a particularly uphill task to try and get Kashmir into the center of the agenda at the United Nations. और उसके 2 दिन बाद ही वो डैमेज कंट्रोल करने के लिए फिर कश्मीर का राग अलापने लगे। वैसे पाकिस्तान की इस कोशिश को उसकी छटपटाहट की तरह देखा जा रहा है, खासतौर पर इसलिए क्योंकि कुछ ही महीनों के बाद जम्मू कश्मीर में G20 की अहम बैठकें होने वाली हैं। भारत सरकार का ये दांव पाकिस्तान को बहुत बड़ा घाव देने वाला है। माना तो ये जा रहा है कि इन बैठकों के बाद पाकिस्तान किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर का मुद्दा उठाने लायक ही नहीं बचेगा। इस बीच चीन ने अपनी मिलिट्री ताकत बढ़ाने में जुटे जापान को चेतावनी दे दी। उसने धमकी दी कि अगर जापान ने अपनी सेना को मजबूत करना बंद नहीं किया तो उसे इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। और अगर चीन का पारा चढ़ गया तो वो जापान को नक्शे से मिटाने से भी नहीं कतराएगा। चीन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि जापान अपनी फौज की ताकत बढ़ाकर चीन को डराने की कोशिश कर रहा है और अगर उसने ये करना बंद नहीं किया तो उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। और इसी वजह से उसने अपने रक्षा बजट में पिछले साल $315 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में 25 लाख करोड़ का इजाफा करने का ऐलान किया था। हालांकि वो ये रकम 5 साल में खर्च करेगा, जिससे वो कई खतरनाक हथियार खरीद सकता है। और चीन का मानना है कि उसे ये हथियार अमेरिका से हासिल होंगे, यानी वो देश जिससे चीन की कट्टर दुश्मनी है वही अब जापान के लिए सबसे बड़ा मददगार बनने जा रहा है। और इसी बात से शी जिनपिंग का पारा चढ़ा हुआ है। चीन लगातार जापान को ये चेतावनी दे रहा है कि वो अगर अमेरिका के बहकावे में आया तो ये उसके लिए घातक हो सकता है। चीन का आरोप है कि अमेरिका जापान और ताइवान जैसे उसके पड़ोसियों को उसके खिलाफ खड़ा करना चाहता है। यही वजह है कि कभी वो ताइवान में मिलिट्री ड्रिल करता है तो कभी जापान की मदद करने आगे आ जाता है। इसलिए चीन ने जापान को ये सलाह दी कि वो अमेरिका के बहकावे में ना आए, वरना उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उधर जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल की मुलाकात हुई, जिससे चीन की परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि जापान और दक्षिण कोरिया ने सालों पुरानी दुश्मनी भूलकर हाथ मिलाया। और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल की मुलाकात हुई, जिससे चीन के खिलाफ इन दोनों देशों का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, क्योंकि सालों पुराने 2 दुश्मन साथ आए। पिछले 12 साल में दोनों देशों के नेताओं ने पहली बार मुलाकात की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति केवल 1 दिन के लिए जापान गए, लेकिन वो 1 दिन चीन पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में ये दोनों देश उसकी नींद उड़ा सकते हैं। और ये बात जापान और दक्षिण कोरिया भी समझते हैं। माना जा रहा है कि इसी वजह से दोनों देश पुरानी दुश्मनी भूलकर एक कदम आगे आ गया। पहला कदम दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने बढ़ाया और ऐलान किया कि वो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान की कंपनियों में काम कर रहे दक्षिण कोरिया के लोगों के लिए मुआवजा नहीं मांगेंगे। जिसके बाद जापान ने ऐलान किया कि वो दक्षिण कोरिया की कंपनियों पर 2019 से लगे प्रतिबंधों को खत्म कर रहा है। यानी एक कदम दक्षिण कोरिया ने बढ़ाया और एक कदम जापान ने, और एक ऐतिहासिक पल बन गया जिसने चीन के लिए खतरे की घंटी बजा दी। इधर दिल्ली पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी दिल्ली के कई इलाकों में अवैध हथियार सप्लाई करते थे, जिन्हें दिल्ली पुलिस ने धर दबोचा। साथ ही उनके पास से 12 अवैध पिस्तौल भी बरामद की गई। मोहम्मद अजीज और अरशद खान नाम के दोनों आरोपी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, जो वहां से अवैध हथियार खरीदकर दिल्ली में सप्लाई करते थे। इस बीच भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने पंजाब में बॉर्डर के पास बसे गांवों में पाकिस्तान के मोबाइल सिग्नलों को फेल करने का प्लान बना लिया।
केंद्र सरकार की वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत बॉर्डर के पास बसे उन गांवों को मजबूत बनाया जाएगा और पाकिस्तान की मोबाइल कंपनियों के सिग्नलों को भी ठप किया जाएगा। असल में पंजाब के फिरोजपुर, गुरदासपुर, तरन तारण और फाजिलका में पाकिस्तानी सीमा के पास कई ऐसे गांव हैं जिनमें पाकिस्तानी मोबाइल कंपनियों के सिग्नल भी आसानी से लोगों के फोन में आ जाते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर सीमा पार से ड्रग्स की तस्करी की कोशिश की जाती है और कई बार तो घुसपैठ तक की कोशिश होती है। हालांकि बहुत जल्द उन गाँवों से पाकिस्तानी मोबाइल नेटवर्क को ध्वस्त करने का काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि भारत की सुरक्षा एजेंसियां ऐसी योजना पर काम कर रही हैं जिसके तहत उन गांवों में भारत की मोबाइल कंपनियों का नेटवर्क इतना मजबूत कर दिया जाए कि पाकिस्तान के सिग्नल पूरी तरह फेल हो जाएं। उधर मुंबई पुलिस के एंटी नारकोटिक सेल को बड़ी कामयाबी मिली। छापेमारी के दौरान पुलिस ने करोड़ों के ड्रग्स बरामद किए। साथ ही 2 ड्रग्स तस्करों को भी धर दबोचा। बताया गया कि छापेमारी में करीब 16 किलो ड्रग्स पकड़े गए, जिनकी कीमत 8 करोड़ बताई गई। जानकारी के मुताबिक ड्रग्स मुंबई में सप्लाई करने के लिए लाए गए थे। इस बीच जर्मनी के मीडिया ने दावा किया कि चीन रूस को भारी तादाद में हथियारों की मदद कर रहा है। बताया गया कि उसने अब तक रूस को आधुनिक राइफलों से लेकर ड्रोन तक की मदद भेजी है। यानी यूक्रेन की मुश्किलें बढ़ाने में चीन ने भी रूस का पूरा साथ दिया। जर्मनी के मीडिया के मुताबिक पिछले साल तो चीन की तरफ से रूस को हथियारों की बड़ी मदद भेजी गई। दावा है कि असॉल्ट राइफल, आधुनिक ड्रोन और ड्रोन के पुर्जे चीन ने रूस को भेजे। हालांकि ये साफ नहीं हो सका कि असॉल्ट राइफलों का इस्तेमाल पुतिन की सेना ने जंग में किया या नहीं, लेकिन खबर है कि अब रूस से अपनी दोस्ती को और ज्यादा मजबूत करने के मकसद से चीन उसके लिए हथियार बना सकता है। इतना ही नहीं, दावा तो ये भी किया गया कि वो रूस को गोला बारूद की भी मदद करने के बारे में विचार कर रहा है। इधर महाराष्ट्र के पुणे में एक कार ने एक ट्रक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, क्योंकि कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर लगने के बाद उस कार के परखचे उड़ गए। ये सड़क हादसा मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर हुआ। उधर दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई। बाढ़ की वजह से वहां कई शहर डूब गए, क्योंकि वहां की ज्यादातर नदियां खतरे के निशान को पार कर गई। नदियों में आए उफान ने कई शहरों को पानी पानी कर दिया। इस दौरान शहरों की ज्यादातर सड़कों पर सैलाब नजर आया। इस बीच पेरू की राजधानी लीमा से तबाही का हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें देखा गया कि वहां नदी के किनारे पर मौजूद एक 3 मंजिला मकान पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गया, जिसके बाद वो मकान कुछ ही सेकंड के भीतर ढहकर नदी में समा गया। हालांकि खतरे की आशंका को देखते हुए मकान को पहले ही खाली करवा लिया गया था। पेरू के मीडिया के मुताबिक तूफान की वजह से अब तक वहां 6 लोगों की मौत हो चुकी है। और याकू तूफान का सबसे ज्यादा कहर उत्तरी पेरू में नजर आया। बताया गया कि इसकी चपेट में आकर वहां सैकड़ों मकान ढह गए, जिसकी वजह से 3000 से ज्यादा परिवारों को अपना आशियाना छोड़ना पड़ गया। वहीं बाढ़ के दौरान पहाड़ों के खिसकने से हालात और भी ज्यादा बदतर हो गए। लीमा के कई इलाकों में पहाड़ दरकने से सड़कें टूट गईं। पहाड़ों से गिरा पत्थर और मलबा लोगों के घरों में घुस गया। बताया गया कि बाढ़ की वजह से लीमा में सैकड़ों परिवार जगह जगह फंसे हुए हैं, जिन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इस बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए वनडे को भारत ने 5 विकेट से जीत लिया। 5 मैचों की सीरीज का यह पहला मैच था जिसमें 189 रनों का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने सिर्फ 39 रन पर 4 विकेट गंवा दिए। लेकिन केएल राहुल की बल्लेबाजी की मदद से भारत ने यह टारगेट 36वें ओवर में ही हासिल कर लिया। इस मैच में केएल राहुल 75 रन बनाकर आखिर तक क्रीज पर डटे रहे, जिनका साथ देने वाले रविंद्र जडेजा ने भी 45 रनों की पारी खेली। उधर ईरान में चल रहे फायर फेस्टिवल के दौरान हिंसा भड़क उठी। वहां मचे हंगामे की वजह से 11 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और हजारों लोग घायल हो गए। ये त्योहार ईरानी कैलेंडर के मुताबिक साल के आखिरी दिन मनाया जाता है, जिसमें आग के इर्द गिर्द लोग जश्न मनाते हैं। लेकिन इस साल इस आग में विरोध प्रदर्शनों ने घी का काम किया, जिससे वहां हिंसा भड़क उठी और 11 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वहां से आए कुछ वीडियो में सड़कों पर बमबारी होती नजर आई। इस दौरान कुछ लोग मोटरसाइकिलों पर बैठकर सड़कों पर बम पटकते दिखे। वीडियो में एक के बाद एक कई धमाके होते नजर आए, जिससे वहां की सड़कें धुएं से भर गईं। और जब इन प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस आगे आई तो बवाल मच गया। इसके बाद तो जगह जगह आगजनी होने लगी और सैकड़ों प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ गए, जिन्होंने नारेबाजी करते हुए सड़कों को जाम कर दिया। असल में ईरान में पिछले साल से हिजाब विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं, जिनमें अब तक पुलिस और प्रदर्शनकारियों की मुठभेड़ की वजह से हजारों लोगों की जान जा चुकी है। और इसी का असर चहार शुम्बे सूरी फायर फेस्टिवल में भी नजर आया, जहां प्रदर्शन के बीच हिंसा भड़कने से कई लोगों की जान चली गई और हजारों लोग बुरी तरह घायल हो गए। इधर हरियाणा के हिसार में एक स्कूल बस में अचानक आग लग गई। हालांकि गनीमत यह रही कि उसमें मौजूद 40 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन बस जलकर राख हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई, जिसके बाद आग बुझाने का काम शुरू किया गया। बताया गया कि बस में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। उधर दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील के रियो ग्रांडे डो नॉर्टे शहर राज्य में दंगे भड़क गए। इन दंगों के पीछे वहां की जेल में बंद कैदियों का हाथ बताया गया।
क्योंकि दावा है कि रियो ग्रांडे डो नॉर्टे की सबसे बड़ी जेल में बंद खतरनाक अपराधियों की उन मांगों को खारिज कर दिया गया जिसमें उन्होंने जेल के अंदर टीवी देखने और शादी कार्यक्रमों के लिए जेल से बाहर जाने की मांग की थी। लेकिन जब सरकार ने कैदियों की मांगों को पूरा करने से इनकार कर दिया तो उन्होंने जेल के बाहर मौजूद अपने गिरोह के सदस्यों को हिंसा करने का आदेश दे दिया। ब्राजील के मीडिया का दावा है कि इसके बाद शहर में दहशत फैलाने के लिए लोगों पर हमले किए गए, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया और सरकारी इमारतों को भी निशाना बनाया गया। बताया गया कि इस दौरान वहां 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इधर पाकिस्तान में जानबूझकर कुरान के अपमान पर उम्र कैद की सजा मिलेगी। इसके लिए सरकार ने सभी पब्लिशिंग कंपनियों को चिट्ठी लिखी जिसमें अखबारों और पत्रिकाओं को यह चेतावनी दी गई कि कुरान के अनुवाद या उसकी किसी आयत का जानबूझकर अपमान न करें। अगर ऐसा होता है तो दोषी को इसके लिए उम्र कैद की सजा दी जाएगी। वहां के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी प्रकाशकों को इस नियम का सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी किए। इस बीच खबर है कि पाकिस्तान की सेना अब खेती करने की योजना बना चुकी है। इसके लिए वहां की सेना ने करीब 45,000 एकड़ जमीन की डील भी कर ली। लेकिन ये कोई नहीं समझ पा रहा कि आखिर पाकिस्तान की फौज को खेती करने की जरूरत क्यों पड़ी। इसीलिए जमीन लेने के पीछे किसी बड़ी साजिश की आशंका जताई जाने लगी। पाकिस्तान की फौज का अचानक हजारों एकड़ जमीन लेना चौंकाने वाला है। उससे भी अहम यह कि सेना ने पंजाब प्रांत में जमीन ली है जो भारत की सीमा से लगता है। खबर है कि वहां के भक्कर, खुशाब और साहिवाल जिलों की जमीनें ली गई और तीनों जिलों की कुल 45,267 एकड़ जमीन सरकार ने सेना के हवाले कर दी। सबसे अहम बात यह कि कागजों में पाकिस्तान की फौज ने कॉर्पोरेट फार्मिंग की योजना बताई है जिसके लिए ये जमीन ली गई। यहाँ तक कि राज्य सरकार के साथ हुए समझौते में कुछ निजी कंपनियों को भी शामिल करने की खबर आई। लेकिन ये बात किसी के भी गले नहीं उतर रही कि कंगाल पाकिस्तान में सेना ने इस वक्त खेती करने की योजना बनाई है। इसीलिए पाकिस्तानी सेना की ये डील एक बड़ी पहेली बनी हुई है और आशंका जताई जा रही है कि भारत में गड़बड़ी फैलाने के लिए पाकिस्तानी फौज कुछ बड़ा करने वाली है। माना तो ये भी जा रहा है कि वहां पर कोई रहस्यमयी एयरबेस बनाए जा सकते हैं। लेकिन ऐसी किसी योजना के लिए पाकिस्तान पैसा कहां से लाएगा, ये बड़ी पहेली है। हालांकि पाकिस्तान के कुछ अखबारों के मुताबिक अलग अलग उद्योगों में पाकिस्तान की फौज का हाथ होना कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान की फौज तेल, खाद, सीमेंट, बिजली और चीनी तक बेचती है। यहाँ तक कि पाकिस्तान की फौज स्कूल और अस्पताल तक चलाती है। दावा तो ये तक किया जाता है कि पाकिस्तान की फौज देश के अंदर और बाहर 10,000 करोड़ डॉलर का कारोबार करती है जो पाकिस्तान की जीडीपी से भी ज्यादा है। मतलब ये कि पाकिस्तान चाहे खाई में गिरा हुआ हो लेकिन वहां की सेना के पास न पैसों की कमी है न ही संसाधनों की। उधर ऑकस देशों के बीच हुई परमाणु पनडुब्बियों की डील के बाद फ्रांस और भारत के बीच भी ऐसी ही डील हो सकती है जिसमें दोनों देश मिलकर 6 परमाणु पनडुब्बियां बनाएंगे। और खबर है कि फ्रांस की ओर से भारत को परमाणु पनडुब्बियां बनाने का ऑफर मिल चुका है और अगर भारत और फ्रांस ने मिलकर पनडुब्बियां बनाने का फैसला किया तो भारत के पास भाकुड़ा क्लास की परमाणु पनडुब्बियां होंगी। इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर होगा और इनमें ईंधन के तौर पर यूरेनियम का इस्तेमाल होगा। इस श्रेणी की पनडुब्बियां दूसरी पनडुब्बियों को डिटेक्ट करने में माहिर होती हैं और उनसे 10 गुना ज्यादा ताकतवर होती हैं। यानी फ्रांस और भारत मिलकर एक खतरनाक पनडुब्बी बना सकते हैं, जो चीन के लिए बुरी खबर है क्योंकि ऑकस डील ने वैसे ही उसे बेचैन कर रखा है और अब फ्रांस और भारत ने उसके होश उड़ाने की तैयारी कर ली है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को भी परमाणु पनडुब्बियां मिलेंगी और भारत भी परमाणु पनडुब्बियां बनाएगा। वैसे फ्रांस ऑकस डील से नाराज है। माना जा रहा है कि इसकी बड़ी वजह उसकी और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई डील का रद्द होना है जिस पर उसने ऑकस देशों यानी ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस को खूब सुनाया था। लेकिन अब वो भारत के साथ मिलकर 6 परमाणु पनडुब्बियां बनाने वाला है। यानी चीन को समंदर में ऑस्ट्रेलिया और भारत की परमाणु पनडुब्बियों का सामना करना होगा। जिंदगी में यहां वहां भटके, जिंदगी में यहां वहां भटके, क्या मिला अंत में बता खटके। 100 बात की एक बात कही नीरज ने, संत है वो कि जो रहा करता भीड़ के संग, भीड़ से कट के। मिलते हैं सोमवार को, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का वक्त फिर हो 100 बात की एक बात।